तो यार आज तक तुम सभी लोगों ने ऐसे काफी सारे एनिमेस देखे होंगे जिसमें हीरो को एक डीमन किंग को हराना होता है और जब डीमन किंग की हार होती है तब एनिमे का भी एंड हो जाता है। लेकिन यार आज का ये एनिमे उन सभी से काफी अलग होने वाला है क्योंकि इसमें डीमन किंग का अंत तो एनिमे के स्टार्टिंग में ही हो जाता है और जिसने डीमन किंग को हराया उसे दुनिया द ग्रेट हीरो कहती है। पर सबसे मेन चीज तो ये है कि किसी भी इंसान ने द ग्रेट हीरो को आज तक नहीं देखा। उन्हें तो ये भी बताना है कि उनका द ग्रेट हीरो जिसने डीमन किंग जैसी पावरफुल एंटिटी को हराया वो आखिर दिखता कैसा है। लेकिन असल में वो ग्रेट हीरो तो उनके बीच ही एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी रहा है, अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपाकर। इस कहानी की शुरुआत डीमन किंग और हीरो की लड़ाई से होती है। जहाँ इस लड़ाई के ऊपर ही पूरी दुनिया का भरोसा टिका है। दोनों के बीच भयानक बैटल चल रही थी, लेकिन इस लड़ाई का अंत में दोनों ही अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे के अंदर आर पार कर देते हैं, जिससे उसी समय दोनों का ही अंत हो जाता है। अब इसके कुछ समय बाद एक लड़के को स्कूल अकेडमी में दिखाया जाता है जो कि यहाँ आकर बहुत ही खुश था क्योंकि अब वो भी बाकियों की तरह जिंदगी जी पाएगा और सभी से मिलकर कई सारी दोस्ती बना पाएगा। वो अकेडमी में आते ही सबको अपना नाम ब्लेड बताता है और इसी तरह बातें करते हुए अकेडमी के अंदर वो अपने 4 दोस्ती बना लेता है। लेकिन ब्लेड को यहाँ कम से कम 100 दोस्त बनाने हैं। अब जब वो वहाँ अपने ही नए दोस्तों से बात कर रहा था कि तभी वहाँ पर आर्नेस्ट आ जाती है जो कि इस अकेडमी के अंदर टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, जिस वजह से सभी लोग उसे एम्ब्रेस कह के बुलाया करते हैं। यहाँ वो सभी को बताती है कि रोजवुड अकेडमी में वो बच्चे आया करते हैं जिनका मकसद ही हीरो बनने का और दुनिया को बचाने का होता है, इसलिए इस अकेडमी के हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब ब्लेड तो ठहरा मजाक किया तो वो उसे जाकर कहता है कि मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ। एम्ब्रेस उस पर गुस्सा करती है और उसे धमकाती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो मैं तुम्हें हेडमास्टर के ऑफिस में ले जाऊंगी। लेकिन ब्लेड को तो जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो अब एम्ब्रेस भी उसे सबक सिखाने के लिए उसे लेकर हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंच गई। पर जैसे ही वो हेडमास्टर के ऑफिस में एंटर करती है तो यहाँ हेडमास्टर की जगह पर किंग को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो किंग को देखते ही उनके सामने अपना सर झुका लेती है। तब ब्लेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देख के एम्ब्रेस ब्लेड का जबरदस्ती सर झुकाने की कोशिश करने लगी और किंग से ब्लेड के लिए माफी मांगती है। किंग उसे हंसते हुए कहते कि मैंने पिछले हेडमास्टर से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई और पूछते कि आखिर पिछले हेडमास्टर से आपका क्या मतलब है, जिस पर किंग ने उसे बताया कि आप वो इस अकेडमी का नया हेडमास्टर है। जो सुनकर तो पूरी तरह से हैरानी हो गई, पर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी है कि वो किंग से फेस टू फेस बात कर पा रही है। लेकिन जब वो किंग के सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लगी तो किंग उसे अपना मुंह बंद करके बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें ब्लेड से कुछ पर्सनल बातें करनी है। ये सुनकर एम्ब्रेस को ब्लेड के ऊपर काफी गुस्सा आता है और बाहर आकर सोचने लगी कि आखिर भला ये नया लड़का किंग से कैसे इतना फ्रेंडली हो सकता है। यहाँ अंदर ब्लेड किंग से पूछता है कि अब आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर किंग ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी पावर्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर ब्लेड ही वो ग्रेट हीरो है जिसने डीमन किंग को हराया और इस बैटल के आखिर में ब्लेड किस तरह बच गया था। इधर किंग के पावर्स को वापस लाने की बात ब्लेड उन्हें मना करता है और कहता है कि मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बहुत खुश हूँ और वैसे भी डीमन किंग तो अब खत्म हो चुका है, तो मुझे पावर्स की कोई जरूरत नहीं। तब किंग ने उसे बताया कि जब लड़ाई के बीच डीमन किंग ने तुम पर अटैक किया था तो उस अटैक के कारण तुम्हारी कई सारी पावर्स खत्म हो गई थी, तो इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हारी पावर्स वापस ला सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ एम्ब्रेस सोच में डूबी हुई थी कि तभी ब्लेड उसके पास आ जाता है। एम्ब्रेस उसे देखकर कहते हैं कि आखिर भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एडवांस क्लासेस की ट्रेनिंग है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी ब्लेड उसे अपना बैच दिखाता है जो कि एडवांस क्लास का था। तो एम्ब्रेस सोचती है कि पक्का यहाँ पर चीटिंग से आया है। एम्ब्रेस उसे फिर से कहती है कि एकेडमी तुम जैसे के लिए नहीं, जिसे हीरोज बनने का कोई शौक ही नहीं है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे शौक तो है पर सिर्फ दोस्त बनाने का, और फिर वो अपने हमेशा वाली हरकतें शुरू कर देता है जो देखकर एम्ब्रेस को इस पर फिर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी ब्लेड आकर उसका सर सहलाने लगा जिससे बेचारी एम्ब्रेस का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अचानक से वो ब्लेड के ऊपर अपनी तलवार से एक पावरफुल अटैक करती है जिससे सामने वाली दीवार पर एक दरार तक आ गई थी, पर ब्लेड ने तो उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लिया जो देख के एम्ब्रेस भी हैरान थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर एम्ब्रेस से कहती है कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें असेंबल होने को कहा है। इस लड़की का नाम सोफी है। ब्लेड उसे अपना नाम बताकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ब्लेड ऐसे 2-3 बार कोशिश करता है और तब जाकर सोफी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद एम्ब्रेस इंस्ट्रक्टर को बुलाकर उन्हें ब्लेड की एबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है और तब वो ब्लेड को एक टास्क देती है जिसमें उसे इस मेटल से बने कवच को तोड़ना है। पर वो पहले ही उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि एक एडवांस लेवल का टास्क है, तो अगर तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से भाग सकते हो। पर तभी ब्लेड जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उस कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामने वाली दीवार भी ब्लेड के अटैक की वजह से टूट चुकी थी और जितने भी वहाँ पर एडवांस लेवल के हीरोज मौजूद थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस अटैक से एम्ब्रेस के कपड़ों तक के छिद्रे उड़ गए थे। वो खुद की तरह संभालते हुए ब्लेड से पूछते कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर ब्लेड घबराते हुए उससे कहता कि मैं भी तुम लोग की तरह काम इंसान हूँ। अब इसके बाद अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एम्ब्रेस खाना खा रही थी, लेकिन तभी ब्लेड उसकी टेबल पर आकर उसके साथ बैठ जाता है। साथ ही वहाँ उसे कुछ नए दोस्त भी लंच करने के लिए आते हैं जिस पर ब्लेड उन्हें अपने पास बुलाता है, पर एम्ब्रेस को उसके पास बैठा देख के वो डर के मारे उसके पास जाते ही नहीं। एम्ब्रेस ब्लेड को कहती है कि सीट मेरे लिए बुक है और इस अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स मुझसे डरते हैं। ब्लेड इसकी वजह पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती। तभी जब ब्लेड ने वहाँ पर रखी करी खाई तो उसे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो बुक्कड़ों की तरह उसे खाने लग जाता है। ब्लेड एम्ब्रेस को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसके नए दोस्त बनाने में काफी मदद की है। एम्ब्रेस को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस दोस्त की बात कर रहा है। तब ब्लेड उसकी तरफ इशारा करता है, इस पर एम्ब्रेस शर्माते हुए उसे कहते हैं ये भला हम कब दोस्त बने। ब्लेड कहता है कि हम दोनों एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं तो हम दोनों दोस्ती हुए ना। अब इसके बाद एम्ब्रेस अपने कमरे में आकर ब्लेड के बारे में सोचने लगी क्योंकि यहाँ पहली बार अकेडमी के अंदर उसका कोई नया दोस्त बना है। तभी उसकी रखी तलवार हिलने लग जाती है जो देख के एम्ब्रेस भी डर गई और तब उसे याद आता है कि जब वो 6 साल की थी तब उसने इस तलवार को छुआ था और उस दिन के बाद से उसके बाल रेड हो गए। एम्ब्रेस को उस तलवार में से हमेशा एक आवाज आती है जो कि उसे सबको खत्म कर देने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तलवार से कहने लगी मैं फ्लेमिंग फैमिली की हेड हूँ और तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली। इसके बाद अगले दिन दिखाया गया कि एम्ब्रेस लियोनार्ड के साथ ट्रेनिंग करने में लगी है। वो उससे पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को कहती है और लियोनार्ड की भी पूरी ताकत इस्तेमाल
करने के बावजूद भी वो उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। अब वो इसके बाद सोफी से भी लड़ने लगी, पर वो भी उसके सामने हार मान जाती है। फिर एमरेस ब्लेड को लड़ने के लिए बुलाती है। इस पर ब्लेड उससे कहता है कि मुझे लड़ने में कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हारी हालत अभी लड़ने लायक नहीं। लेकिन एमरेस फिर भी नहीं मानती, और अब जब वो उससे लड़ने वाली थी कि तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद क्लिनिक में डॉक्टर ब्लेड को बताती है कि वो किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन किसी शराब या कोई जादू से बचाना उसकी बस की बात नहीं। इतने में एमरेस को भी होश आ गया और हड़बड़ाते हुए ब्लेड के ऊपर ही गुस्सा करती है। ब्लेड ने उसे बताया कि तुम लड़ने से पहले ग्राउंड में अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी, जिस पर एमरेस हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे रुककर आराम करने के लिए भी कहती है, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी और ब्लेड के साथ बाहर आ जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि ब्लेड से कुछ ज्यादा चिपक रही है तो वो उसे अलग करती है। एमरेस जाते हुए ब्लेड से कहती है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो वो किसी को भी मत बताना। इसके बाद रात में कैसल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसी कैसल के अंदर ब्लेड किसी सीक्रेट रूम में जानकारी निकालने के लिए आया था। असल में तो यहाँ पर ब्लेड एमरेस की तलवार के बारे में जानकारी लेने आया है। उसे वहाँ पर एसमोडेस डीमन के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त एमरेस की तलवार के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगले सीन में ब्लेड एमरेस से प्राइवेट में बात करने के लिए आ गया। एमरेस को लगा कि ब्लेड उसे धमकी देना चाहता है, क्योंकि वो स्कूल में सबसे टॉप स्टूडेंट है, तो उसे लगा कि शायद ब्लेड उसकी जगह छीनना चाहता है। पर ब्लेड कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। ये सुनकर एमरेस हड़बड़ा जाती है और ब्लेड से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। और तभी ब्लेड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार के बारे में सारी बातें जानता हूँ। इसके बाद ब्लेड एमरेस को लाकर बताने लगा कि इस तलवार के अंदर जो डीमन है उसने अभी तक अपनी पूरी पावर्स तुम्हें नहीं दी। जिस पर वो बताती है कि जब वो 6 साल की थी तभी वो गलती से इस डीमन स्वॉर्ड से श्रापित हो गई थी। उसने गलती से उसको छू लिया, जिसके बाद वो डीमन उसके शरीर में समा गया। इस वजह से उसे आज भी आवाजें आती है कि सब कुछ खत्म कर दो, सब तबाह कर दो। और इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे डीमन को मनाना होगा उसकी पूरी ओनरशिप लेने के लिए। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो गई तो डीमन उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। तब ब्लेड उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जो सुन के एमरेस पहले तो उसे इसके लिए मना करती है, और ब्लेड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अब रात के वक्त एमरेस अपनी तलवार से एसमोडेस को बुलाने लगी। इसके बाद वो भी उस तलवार के अंदर समा गई थी जहाँ सामने एसमोडेस खड़ा था। वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी पूरी ओनरशिप दे दो। बाहर दिखाया जाता है कि एमरेस की तलवार से जो आग निकल रही थी उसके अंदर से शैतानों की रूह बाहर निकलने लगी, जो कि ब्लेड को ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर ब्लेड बस इनका एक ही पंच में काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ उस डीमन और एमरेस के बीच एक भयानक बैटल शुरू हो जाती है, जिसका असर आसपास के माहौल में भी साफ दिखता है। पर ब्लेड तो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था, और ऐसे ही काफी देर तक एसमोडेस से लड़ने के बाद एमरेस किस तरह आखिरकार उसे हराई देती है। अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लेड ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये ट्रेनिंग तो उसके लिए मामूली है, उसे तो अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं। जिस पर एमरेस उससे आकर कहती है कि तुम तो अपने अपोनेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, कम से कम अपनी तलवार तो निकाल लो। तभी ब्लेड उससे कहता है कि वैसे आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। इसको सुनकर वो भी थोड़ा शर्मा गई और पूछने लगी कि ऐसा आज क्या अलग लग रहा है उसमें। लियोनार्ड ब्लेड को इशारे में बताने की कोशिश करने लगा, पर कुछ देर तक सोचने के बाद ब्लेड कहता है पता नहीं। जो सुनकर बेचारी एमरेस तो सदमे में ही चली गई। लियोनार्ड गुस्से में ब्लेड से बोलने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता अगर कोई लड़की अपनी बालों का हेयरस्टाइल चेंज करे तो इसका क्या मतलब होता है। तब ब्लेड सोफी को नोटिस करता है, जो कि काफी शांत करी थी, और उसके बारे में पूछता है, जिस पर एमरेस उसे बताने लगे कि वो उसकी कमांड्स मानती तो है, लेकिन वो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं है। जो सुनकर ब्लेड अब सोफी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस पर सोफी उससे कहती है कि तुम मुझे कमांड दे रहे हो। और अब ब्लेड को समझ में आ गया कि लड़की किसी के साथ भी फ्रेंडली क्यों नहीं है। सोफी बताती है कि वो बस कॉम्बैट फाइट्स में अच्छी है। तो ब्लेड कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता हूँ। लेकिन सोफी को फिर से लगा कि ब्लेड उसे कमांड दे रहा है, पर आखिर में थोड़ा समझाने के बाद सोफी ब्लेड की बात मान लेती है। और अब वो लोग एक साथ ट्रेनिंग कर पाते। उससे पहले इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस कर दिया कि ब्रेक का टाइम हो चुका है। जो सुनकर ब्लेड काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अभी तो वो सोफी के पास आया था। अब इसके कुछ समय बाद दिखाया कि ब्लेड सोफी को तलवारबाजी सिखाने में लग जाता है, पर सोफी इसमें बिल्कुल ही नौसिखिया थी। इस पर ब्लेड ने उसे समझाया कि बॉडी का पूरा कंसंट्रेशन तलवार के एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, और ऐसा करने पर वो इस तलवार से किसी भी चीज पर अटैक करके उसे काट सकती है। अब इसी तरह प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, जहाँ कुछ ही वक्त में सोफी अच्छी खासी तलवारबाजी सीख चुकी थी। ब्लेड ने जब यहाँ उसकी तारीफ की तो उससे पूछती है क्या मैं उसे हरा सकती हूँ। ब्लेड के पूछने पर सोफी कहने लगी कि वो एमरेस को हराने की बात कर रही है, क्योंकि पूरे एकेडमी में वही सबसे पावरफुल है। ब्लेड उससे कहता है कि अभी तुम्हारे लिए एमरेस को हराना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन तब अचानक से सोफी ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। ब्लेड उसके अटैक की तारीफ करने लगा और वो उसे हटने के लिए कहता है, क्योंकि सोफी के बैठने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोफी भी आज के दिन के लिए ब्लेड को थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद किंग को दिखाया गया, जो कि ब्लेड से पूछता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी चल रही है, और यहाँ पर मैंने काफी सारे दोस्त भी बनाए हैं। ब्लेड किंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि तभी किंग उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने की बात करने लगा, जिस पर ब्लेड उसे साफ मना कर देता है। किंग उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा तो ब्लेड उसे सोफी के बारे में बताता है कि वो अभी उसकी बिल्कुल ही नई फ्रेंड बनी है। इस पर किंग कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम उस पर जरूर इंटरेस्ट लोगे। किंग उसे बताता है कि सोफी अभी एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ब्लेड को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। तब किंग ने उसे बताया कि सोफी असल में एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है। उसको द ग्रेट हीरो यानी कि ब्लेड को ही सरपास करने के लिए बनाया गया था, और इस प्रोजेक्ट में सोफी के जैसे 12 और रोबोट्स बनाए गए थे, लेकिन आखिर में इन सब में सिर्फ सोफी ही सक्सेसफुल रही। ब्लेड ये सुनकर काफी गुस्से में आ गया और किंग को ही डांटता है। किंग कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया है।
है। वो यही बताता है कि जब वो सोफी से पहली बार मिला तो उसने उससे कहा कि तुम आजाद हो, जिस पर सोफी हमेशा की तरह उससे पूछते क्या ये कमांड है। ये सब सुनकर ब्लेड के तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब ब्लेड को लगने लगा कि शायद ये सब उसकी गलती है, अगर वो पैदा ही ना होता तो सोफी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती। पर असल में तो ब्लेड भी नहीं जानता कि आखिर नॉर्मल लाइफ होती क्या है, क्योंकि उसने तो 3 साल की उम्र में ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था। और अब इस सवाल को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि भला ये नॉर्मल लाइफ क्या होती है और इसे जिया कैसे जाता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहते कि शायद तुम युद्ध की बात कर रहे हो। फिर ब्लेड अब ये सुनकर किसी और से पूछने चला गया कि भला ये युद्ध क्या होता है। वो लड़का उसे लव के बारे में बताता है, जिसको सुनकर अब ब्लेड कुछ लड़कियों के पास गया और पूछने लगा कि भला ये लव क्या होता है। तो वो लड़कियां उसे शर्माते हुए कहने लगी डेटिंग पर जाने को ही लव कहा जाता है। इसके बाद ब्लेड एम्ब्रेस के पास गया और पूछने लगा कि भला ये डेटिंग क्या होती है। ये सुनकर एम्ब्रेस थोड़ी हड़बड़ा गई और शर्माने लग जाती है। उसे बताती है किसी के साथ घूमना और शॉपिंग करना इसे ही डेटिंग कहा जाता है। वो शर्माते हुए मन ही मन कहने लगी कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं, शायद ब्लेड ये कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा है। पर ब्लेड उसे ये कहकर चला गया कि वो अब डेट पर जा रहा है, जो सुनकर तो बेचारी एम्ब्रेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर ब्लेड सोफी के पास उसे डेट पर चलने के लिए पूछने के लिए गर्ल्स बाथरूम में घुस जाता है। ब्लेड उसे डेट का पूछता है, जिस पर सोफी भी मान जाती है, क्योंकि ब्लेड ने यहाँ पर सोफी को साथ चलने के लिए एक मिशन का बहाना दे दिया। इसके बाद दिखाया गया कि ब्लेड ने डेट की पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है कि किस वक्त उसे क्या क्या करना है, और साथ ही उनके पीछे पीछे एम्ब्रेस भी उन पर छुप छुप कर नजर रखे हुए है। इधर सोफी और ब्लेड डेट पर काफी मजे करने लगे और एक जगह पर आकर तालाब में मछलियों को चारा भी डालते हैं, और उसी तालाब के अंदर ही एम्ब्रेस अपने साथियों के साथ ब्लेड पर नजर रखने के लिए बैठी हुई थी। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और एक जगह पर जाकर नारियल पानी पीने के लिए बैठ गए, पर यहाँ तो ये नारियल कपल्स के लिए था, इस वजह से ब्लेड को सोफी काफी करीब बैठना पड़ता है। तभी करीब आते आते सोफी का गाल ब्लेड के गाल से टच होता है और वो अपनी सीट से उछल जाता है। सोफी के पूछने पर ब्लेड कहता है कि वो ठीक है, लेकिन असल में तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। इधर उनकी सीट के पास एम्ब्रेस ही बैठी थी, जो कि उन दोनों को ऐसे देख के सदमे में ही चली गई। दूसरी तरफ ब्लेड ने जब आकर अपनी लिस्ट चेक की तो उसे एहसास होता है कि अब उसके पास काफी कम समय बचा है। तब सोफी उसे अपनी पावर से इस्तेमाल करने का आइडिया देती है। दोनों ही एक दीवार पे चढ़कर बहुत ही लंबी जंप मारते हैं और इसी तरह शहर को बड़े आराम से ही पार कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद रात हो गई, जहाँ ब्लेड सोफी से हमेशा की तरह बातें करने में ही लगा था। सोफी बताती है कि उसे आज काफी मजा आया और पूछने लगी आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया, जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। जो सुनकर सोफी उससे कहने लगी कि अगर वो दोनों दोस्त है तो उनके बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से सोफी ने ब्लेड को अपने बारे में सारी बातें बता दी, जो कि किंग ने ब्लेड को ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन यहाँ ब्लेड को कुछ नई बातें पता चली कि सोफी कुछ स्पेशल पावर्स भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसे भी किसी भी चीज की शेप और उसकी फॉर्म को बदलना। साथ ही उसके पास ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी है, लेकिन क्योंकि अभी उसके खुद के पावर्स पर ही उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कर सकती है। सोफी को देखकर ब्लेड ने भी उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं ही ग्रेट हीरो हूँ। ब्लेड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सोफी को इतना कुछ सहना पड़ा। वो उसे बताता है कि मैंने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था, पर ये पावर्स मेरे लिए एक श्राप है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ही मेरे सेक्रीफाइस की कोई इज्जत तक नहीं करता। और ऐसा कहते कहते ब्लेड काफी उदास हो गया। सोफी उसे गले लगाकर बताती है कि जब किंग ने उसे आजाद किया तो वो जगह जगह घूमने लगी, जहाँ वो बहुत से लोगों से ग्रेट हीरो के बारे में तारीफ सुनती थी, और इसी वजह से वो भी ग्रेट हीरो जैसी बनना चाहती थी। ब्लेड ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी इन बातों को हमेशा एक सीक्रेट ही रखेंगे। अगले दिन कैंटीन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लेड खाना खाने में लगा है। खाते हुए उसके गाल पर थोड़ी कड़ी लग जाती है, जो देख के सोफी उसके गालों को बड़े ही प्यार से साफ करती है। एम्ब्रेस हर बार की तरह देखकर जलने लग जाती है। तो ब्लेड के बाकी दोस्त भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ब्लेड से अपनी ड्रेस के बारे में पूछने लगी, लेकिन ब्लेड को कुछ समझ ही नहीं आता। एम्ब्रेस बताती है कि अभी चारों एडवांस क्लास प्रमोट कर दिए गए हैं, जिस वजह से अब ये लोग स्कूल में अपनी मर्जी कोई भी कपड़े पहनकर घूम सकते हैं। तब एम्ब्रेस ब्लेड को बताती है कि उसने सुना है कि क्लास में किसी खतरनाक ड्रैगन को लेकर आने वाले हैं। तभी अचानक से ही वहाँ पर तेज भूकंप आने लगा। ब्लेड और उसके दोस्त जब हॉल में चेक करने आए तो वो देखते हैं कुछ नाइट्स एक बड़े से ड्रैगन के साथ फाइट करने में लगे हैं। लेकिन तभी ब्लेड आकर उस ड्रैगन को बस एक ही मुक्के में गिरा देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और तब ब्लेड ने उस ड्रैगन को अपनी करी खिला दी, पर करी इतनी ज्यादा तीखी थी कि वो ड्रैगन मिर्ची लगने के कारण आके गोले छोड़ने लग गया। और अब जब ब्लेड पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे, क्योंकि उसने तो बस अपने एक ही मुक्के में उस ड्रैगन को हरा दिया। ब्लेड को लगने लगा कि शायद अब उसका सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि बहुत ही नॉर्मल बात है। ये ड्रैगन नहीं तो कोई ज्यादा पावरफुल है और नहीं कोई ग्रेट ड्रैगन है, तो इसे चाहे तो कोई भी एक मुक्के में बड़े आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी ब्लेड की बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। तब अचानक से उस ड्रैगन ने एक बच्चे का रूप ले लिया, जो देखकर एम्ब्रेस और उसके बाकी सभी साथी भी हैरान थे। वो लड़की आके ब्लेड को गले लगाते हुए उसे फादर कहने लगी, जिस पर ब्लेड उस लड़की को अपने दूर हटाकर कहने लगा कि शायद तुम गलत समझ रही हो। वो एम्ब्रेस से पूछता है कि भला ये ड्रैगन कहाँ चला गया। तो एम्ब्रेस ने उसे बताया कि अभी वही ड्रैगन तो इस लड़की में बदला है, जो सुनकर पहले तो ब्लेड को यकीन नहीं होता, पर अब जब सोफी ने भी यही बात बोली तो उसे यकीन हो जाता है। वो लड़की अभी ब्लेड को फादर कहते हुए उसे साथ में खेलने के लिए कहने लगी। और यहाँ ये ड्रैगन गर्ल ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी ब्लेड ने उसे हराया है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया गया, जहाँ ब्लेड उस लड़की को एक फादर की तरह नहलाता है। लेकिन जब वो उसे नहला ही रहा था कि तब एम्ब्रेस उसे कुछ बताने के लिए आती है, पर ब्लेड को इस तरह नहाता हुआ देखकर वो हमेशा की तरह शर्मा जाती है। एम्ब्रेस ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में बताती है कि बड़े ही रेयर ड्रैगन्स होते हैं, जो किसी को बड़ी मुश्किल से ही देखने मिलते हैं, और जो भी इन ड्रैगन्स को लड़ाई में हरा दिया करता है ये उनकी तरह रूप ले लेते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। तब वो लड़की पर्दा हटाती है, जो देख के एम्ब्रेस को याद आया कि एक लड़की है। इससे एम्ब्रेस को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ब्लेड तो एक लड़की को नहला रहा था। वो उसे ठरकी बोलते हुए उसे लात मार के चली जाती है। अब अगले दिन का सीन
दिखाया गया जहाँ ब्लेड उस ड्रैगन गर्ल जिसका नाम क्यू है उसे खाना खिलाने में लगा है, लेकिन जब कोई और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है तो उन पर बड़ा ही गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम जैसे कमजोरों की हैसियत नहीं कि मेरे से दोस्ती कर सको। तो ब्लेड को भी इन लोगों से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे वो लोग ब्लेड पर ही गुस्सा करने लगे। और यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पर भी वो लोग ब्लेड के साथ ट्रेनिंग नहीं करते। इतने में क्यू भी वहाँ आ जाती है और ब्लेड उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। अब वैसे तो उसे कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग करने की, पर ब्लेड के कहने पर भी मानी जाती है। इतने में ब्लेड के दोस्त भी उससे बातें करने में लग जाते हैं, पर जब ब्लेड ने थोड़ा ध्यान हटाकर पीछे देखा तो वो देखता है क्यू वहाँ से जा चुकी है। वो सोचता है कि अभी लड़की पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। इसके बाद शाम होने पर क्यू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर ऐसे ही घूम रही है। वो झाड़ियों में से स्कूल के स्टूडेंट्स को देखती है जो कि साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की क्यू को देखकर उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर वो थोड़ा दुखी होकर उससे कहती है कि तुम लोगों का मुझसे कोई मैच नहीं। वो आगे भागते हुए ब्लेड से टकरा गई और उसे देख के हमेशा की तरफ से खुश होकर मिलती है। इसके बाद रात होने पर वो सो जाती है जहाँ पर ब्लेड भी उसके पास ही है। इतने में एम्ब्रेस ब्लेड से बात करने के लिए उसके कमरे में आ जाती है और वो दोनों टेरिस पर जाकर क्यू के बारे में बातें करने लगे। जहाँ ब्लेड बताता है कि जब ड्रैगन्स जन्म लेते हैं तो उस समय वो जिसे सबसे पहले अपने सामने देखते हैं उसे ही अपना पेरेंट्स मानने लगते हैं, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जब क्यू पैदा हुई होगी तो काफी अकेली ही होगी। जिस पर एम्ब्रेस ब्लेड से कहती है कि तुम्हें ये मानना होगा कि तुम हमेशा क्यू को ये नहीं दिखा सकते कि तुम उसके पेरेंट हो। ब्लेड यहाँ पर एम्ब्रेस की बात से एग्री तो करता है, पर क्यू को वो अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमेशा अकेले रहने का दर्द वो अच्छी तरह से जानता था। तब एम्ब्रेस कहती है कि इसका मतलब तुम बिल्कुल सीरियस हो उसका ख्याल रखने के लिए, है ना। साथ ही सोफी भी यही खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। अब ब्लेड वापस अपने कमरे में आ गया जहाँ उसे क्यू नहीं दिखती। क्यू उसे स्कूल की बिल्डिंग के टॉप पे मिलती है जहाँ वो बैठ के चांद को देखने में लगी है। ब्लेड बातें करते उससे पूछता है कि आखिर तुम दोस्त क्यों नहीं बनाती, जिस पर वो कहती है कि एक इंसान के मुकाबले में ड्रैगन्स काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए वो लोग मेरी दोस्ती के लायक नहीं, और वैसे भी ड्रैगन्स तो हमेशा अकेले जीते और मरते हैं। क्यू ब्लेड से कहती है कि मुझे तुम्हारे सिवाय और किसी की जरूरत नहीं। अगले दिन किंग को दिखाया गया जो कि ब्लेड से कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं यहाँ कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। जिस पर ब्लेड उनसे कहता है कि यहाँ पर बस हम दोनों ही है जिससे क्यू दोस्ती कर सकती है। ब्लेड किंग से क्यू के बारे में पूछता है कि आखिर अभी वो कहाँ है, क्योंकि वो काफी समय पहले क्यू को किंग के हवाले करके गया था। तब किंग उसे बताते हैं कि जब वो बैठ क्यू के साथ खेल ही रहे थे तो उनकी दाढ़ी क्यू को काफी चुभने लगी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर भाग जाती है। अब ब्लेड की वजह से उनकर थोड़ा परेशान हो गया और पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लग गया, लेकिन फिर भी क्यू से पूरे स्कूल में नहीं मिलती। जो देख के ब्लेड वापस अपने कमरे में गया तो वो देखता है क्यू तो अंदर बैठकर डॉल्स के साथ खेलने में लगी है, जहाँ उसने सभी डॉल्स को ब्लेड के दोस्तों का नाम दे रखा है। ब्लेड को भी देख के अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, क्यू को टोटल 108 लोगों का नाम याद है। इसका मतलब था कि क्यू को सच में दोस्तों की जरूरत है। अब अगले दिन ब्लेड बैटलफील्ड में आकर अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो सब मिलकर क्यू को हरा दे ताकि वो उन्हें अपना दोस्त मान सके, पर यार वो सभी फिर भी डर रहे थे क्योंकि आखिर वो इतने खतरनाक ड्रैगन को कैसे हराएंगे। यहाँ ब्लेड के साथ साथ एम्ब्रेस भी उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है, जो देख के वो लोग भी एक बार उसे हराने के लिए ट्राई करने के लिए मान गए। इधर किंग को दिखाया गया जो कि जज सीट पर बैठा हुआ था। अपने सर्वेंट से कहता है कि भले इंसान अकेले कमजोर हो, पर जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो किसी मुश्किल का आसानी सामना कर सकते हैं। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में क्यू भी अपने ड्रैगन फॉर्म में सबके सामने आ जाती है, जहाँ वो अपने इसी ड्रैगन फॉर्म के साथ सभी से फाइट करने लगी, पर यहाँ पर कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पाता और सभी यहाँ तो उल्टा उससे बचकर ही भागने लगे। जिस पर एम्ब्रेस उनसे कहती है कि आखिर तुम सभी ऐसे भाग क्यों रहे हो, अपनी ट्रेनिंग को याद करके इसका सामना करो। और अब एम्ब्रेस की बातें सुनकर सभी के अंदर जोश बढ़ जाता है। वो लोग फिर से फाइट करने लग जाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन क्यू उनके इस फॉर्मेशन को भी बड़ी आसानी से तोड़ डालती है और ब्लेड भी ये फाइट खड़ा होकर देख रहा था। इतने में एम्ब्रेस ने भी उसके एक वीक पॉइंट को ढूंढ लिया और उस पर अटैक करती है, जहाँ किंग भी इस फाइट को एक जज की तरफ बैठ के देख रहा है। उसकी सर्वेंट कहती है कि इन सब में थोड़ी तो पावर है क्योंकि इन्होंने क्यू के वीक पॉइंट को ढूंढ लिया, लेकिन अब भी ये उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। तभी दिखाया गया कि इधर क्यू उन पर और भी ताकत से अटैक करने लगी, जो देखे तो ब्लेड भी हैरान था। किंग बताते हैं कि इसकी खाल इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर किसी भी नॉर्मल अटैक्स का असर नहीं होने वाला। यहाँ क्यू भी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और काफी लोगों को घायल कर देती है, जिस वजह से कुछ लोग मिलकर सभी को हील करते हैं। क्योंकि इतना आउट ऑफ कंट्रोल देखकर ब्लेड सभी से कहता है कि बस तुम्हारे पास अब एक चांस है। इधर सोवी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगी और नीचे से एम्ब्रेस अपना फ्लेमिंग अटैक इस्तेमाल करती है, लेकिन किंग तो बिल्कुल चिल बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि इन छोटे मोटे अटैक से क्यों घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ट्विस्ट तो यहाँ ये है कि फाइट में क्यू इतनी बिजी हो गई कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना ही भूल गई और तब क्यू आकर अचानक से गड्ढे में गिर जाती है, जो देखकर किंग कहता है कि ऐसे तो तुम लोगों ने फिर चीटिंग की। लेकिन ब्लेड उन्हें नीचे दिखाता है जहाँ क्यू को गिराने के लिए लियोनार्ड ने वहीं पर गड्ढा बना दिया था, जो देखकर किंग कहता है कि हाँ अब तुम लोग ये भी कर लो, पर इससे भी तुम लोग मिलकर उसको हरा नहीं सकते। और तब क्यू भी सभी पर फिर से अटैक करती है, लेकिन अब एम्ब्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती और अपने एसएमओडी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ वो क्यू के ऊपर काफी अटैक्स करने लगी और लियोनार्ड से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर लियोनार्ड वो अपने ड्रिलर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे कुछ असर नहीं होता क्योंकि उसकी खाल लोहे से भी ज्यादा सख्त है। मौका देखते हुए क्यू धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगी, लेकिन इतने में एम्ब्रेस फिर से अपना फ्लेम अटैक उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटक देती है। सोफी भी आकर अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन पंच का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन के अंदर घुसा देती है। ब्लेड एम्ब्रेस से कहने लगा कि अब तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है। तभी एम्ब्रेस एसएमओडीएस से उसकी पावर मांगते हुए अपनी पूरी पावर से क्यू के ऊपर अटैक करती है, जहाँ किंग भी देखकर हैरान था कि उसके स्टूडेंट्स इतने कैपेबल है, लेकिन इस फाइट के अंदर अकेले एम्ब्रेस की ताकत नहीं थी। यहाँ सभी लोग फाइट करने का जज्बा एक साथ है, जिसका मतलब यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी पावर्स एम्ब्रेस को दे रहे हैं। इनके पास अब बस एक ही मौका है, तो एम्ब्रेस भी एसएमओडीएस का इस्तेमाल करके क्यू के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आखिर में पता लगता है कि वो हार चुकी है क्योंकि उसने अपनी काफी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी। मतलब यार तुम लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, जिसे ब्लेड ने बस अपने नॉर्मल पंच का इस्तेमाल करके उसे ढेर कर दिया था। उसे हराने के लिए यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स भी कम पड़ गए थे, जिससे तुम लोग ब्लेड की ताकत को अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो भी किस लेवल पर है, जबकि उसके पास तभी उसकी
उसकी कुछ पावर्स है भी नहीं जो कि डीमन किंग की वजह से चली गई थी। क्योंकि उस तरह देख के ब्लेड उसके पास आता है जहाँ की उदास थी कि उसने अपने फादर यानी कि ब्लेड को निराश कर दिया। इस पर ब्लेड उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुमने बस उन्हें कमजोर समझ लिया था। न तुम कमजोर हो और न ही ये लोग तुमसे कमजोर है। अब ब्लेड उससे पूछना कि तुम अब तो ये मानोगे ना कि ये लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल है और उसे दोस्ती करोगे ना, जो सुनकर क्यों पहले तो थोड़ा नखरे दिखाती है, लेकिन ब्लेड के समझाने पर आखिर वो मानी गई। क्योंकि भाई अब इन लोगों ने इस बेचारी के साथ दोस्ती करने के लिए इतनी चोटें जो खाई थी। जिसके बाद इधर कुछ ही देर में बैटलफील्ड को फिर से रिपेयर कर दिया जाता है। तो इधर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ सभी उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करने लगे। यहाँ सभी क्यों काफी पसंद कर रहे थे और क्यों भी धीरे धीरे उनके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। ब्लेड एक बार फिर से एम्ब्रेस से कहता है कि आज तुम थोड़ी मोटी लग रही हो क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े सफेद लग रहे हैं और शायद तुम थोड़ी मोटी भी हो चुकी हो। जिसके बाद होना ही क्या था, शाम में बेचारा ब्लेड एम्ब्रेस से कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था क्योंकि एम्ब्रेस ने उससे गुस्सा होकर खुद को कमरे में ही बंद कर लिया। ब्लेड को लगता है कि शायद एम्ब्रेस इस बार उससे कुछ ज्यादा ही नाराज हो चुकी है और उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए कुछ लड़कियां और आकर उसे डराने लगी और कहती कि अब तो एम्ब्रेस तुमसे कोई बात नहीं करेगी। जिस वजह से ब्लेड और भी ज्यादा घबराते हुए एम्ब्रेस को बाहर बुलाता है पर वो अभी नहीं मानती। अब अगले दिन ब्लेड फिर से अपने दोस्तों के साथ एम्ब्रेस से माफी मांगने के लिए आता है पर आज भी वो दरवाजा नहीं खोलती। वो लोग किसी तरह दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो देखते हैं कि सामने एम्ब्रेस कोने में बैठकर पेस्ट्रीज और स्नैक्स ठूसने में लगी है। एम्ब्रेस कहती है कि जब से उसने क्यू के साथ फाइट की तब से ही उसे काफी भूख लगने लगी है। ब्लेड के कहने पर भी एम्ब्रेस नहीं मानती तो आप बुरा मानकर वहां से जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो उसका मूड ठीक कर सकते हो, तो कम से कम यार थोड़े एफर्ट्स तो लगाओ। लियोनार्ड भी एम्ब्रेस को मनाने की कोशिश करता है पर एम्ब्रेस तो उसे उठा के पटक ही देती है। तब ब्लेड एक बार फिर से आकर उसे समझाता है और इस बार उसके समझाने पर वो मान जाती है। अगले दिन वो लोग मिलकर एम्ब्रेस से काफी ट्रेनिंग कराते हैं क्योंकि खा खा के उसकी तोंद पूरी बाहर आ चुकी थी। वो सच में इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो ढंग से कोई एक्सरसाइज तक नहीं कर पाती और अब वजन कम करने के लिए ब्लेड उसे खाने को भी कम कर देता है। धीरे धीरे वो लोग एम्ब्रेस को पतला करने के लिए उस पर और भी सारी चीजें आजमाते हैं लेकिन उसकी बॉडी पर तो एक भी इंच का फर्क नहीं पड़ता। इस पर वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने और खाना कम करने पर तो बात बन नहीं रही, तो चलो अब फाइट करके देखते हैं। बैटलफील्ड में ब्लेड से फाइट करते वक्त एम्ब्रेस एसामोडिस को बुलाती है और क्योंकि अब उसने एसामोडिस का इस्तेमाल किया है तो उसकी एनर्जी काफी तेजी से कम होने लग जाती है। बाकियों को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस पर ब्लेड उन्हें बताता है कि एसामोडिस एम्ब्रेस से एनर्जी लेकर उसे उसके पहले वाले रूप में वापस ला रहा है और तब एम्ब्रेस को दिखाया गया जो कि फाइनली अपनी बॉडी से सारा फैट खत्म कर देती है, जहाँ वो अब देखने में काफी ज्यादा बैडएस भी लग रही है। क्योंकि पूछने पर ब्लेड बताता है कि एम्ब्रेस के इतना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने पर इसकी बॉडी काफी तेजी से फैट लूज कर रही है और इसका इम्यून सिस्टम भी बदल रहा है। इसी के साथ ही एम्ब्रेस का रूप अब धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक भी होने लगा। ये चीज किसी को तो अच्छे से इतनी समझ नहीं आती कि आखिर एम्ब्रेस के साथ ये क्या हो रहा है, पर ब्लेड को सारी चीजें अच्छे से पता थी। धीरे धीरे उसके आसपास की पूरी फिल्म खत्म हो जाती है और साथ ही वो पूरी तरह से अपने पहले वाले रूप में वापस आ चुकी थी। एम्ब्रेस तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है पर तभी सामने ब्लेड अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से एक बड़ा हवा का झोंका लाकर अपने आसपास के फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एम्ब्रेस पतली तो हो गई थी लेकिन अब तक वो बिना कपड़ों के है और शायद लगता है कि उसे अब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई। और अब इसे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्ब्रेस ने काफी सारा खाना ठूस ठूस कर फिर से अपना वापस वही हाल कर लिया है। अब ब्लेड को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि अब तुम पहले से भी ज्यादा रिकवर हो चुके हो, जिस वजह से तुम अपने 30% तक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपने 30% से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। अब अगले सीन में ब्लेड अकेडमी में ही घूम रहा होता है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाकर मारिया नाम की एक लड़की से मिलाती है। ब्लेड मारिया को पहचान गया था क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स के उसे फाइट करने में लगे थे तब तो ये फाइट करने के बाद बार बार गिरी रही थी और ये बात जाकर सीधा मारिया के दिल पर लगती है। तब ब्लेड की दोस्त उसे बताती है कि दरअसल मारिया को तुमसे एक फेवर चाहिए और तब मारिया सभी के साथ बैठकर ब्लेड से कहती है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो आप मुझे मार देना क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं। पर ब्लेड तो ये देखते ही समझ गया था कि वो एक नाइट डीमन है। अब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही क्योंकि वो एक ग्रेट हीरो है। तब मारिया बताती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, इस वजह से वो अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल तक नहीं कर पाती। मारिया उसी वक्त गलती से कप भी तोड़ देती है। एम्ब्रेस इसे समझ जाती है कि अगर वो लोग मारिया जल्दी कुछ न करे तो उसके अंदर का वो बीस्ट बाहर आ जाएगा। साथ ही अगर बीस्ट के बाहर आने पर मारिया को अकेडमी से निकाल दिया गया तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और न ही उसके कोई पेरेंट्स है, तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है। इस सुनकर ब्लेड कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो क्योंकि मेरे ही पेरेंट्स नहीं थे। यहाँ ब्लेड मारिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया, जो देख के उसके बाकी दोस्त भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही सीन में सही बैटल ग्राउंड में पहुंच गए जहाँ वो लोग पूरे बैटल ग्राउंड को एक मैजिकल बैरियर से घेर लेते हैं। ब्लेड मारिया से कहता है कि तुम अब तक जितना ही पावर्स कंट्रोल कर रही थी तुम उन सभी को रिलीज कर दो, लेकिन मारिया तो अपनी पावर्स से शायद कुछ ज्यादा ही डरती है। ये देखकर एम्ब्रेस उसे दिलासा देती है और थोड़ा समझाने के बाद मारिया इसके लिए मानी जाती है। वो अपने दोनों हाथों और पैरों का लॉक खोलकर एक लॉकेट निकालती है। यही सबसे पावरफुल सील है, अगर उसने खोल दिया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। ये डिमोनिक पावर्स इतनी खतरनाक थी कि इसके रिलीज होने से पहले ही एम्ब्रेस काफी डरने लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मारिया उस सील को तोड़ देती है। अचानक आसपास काफी ज्यादा पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, जहाँ मारिया की बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी होने लगी और आखिर में मारिया पूरी तरह से एक डीमन गर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तब ब्लेड ने मारिया के सर पर एक मार्क देखा, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन गर्ल आते ही सभी से सर झुकाने के लिए कहती है। एम्ब्रेस जल्दी से एसामोडिस को बुलाती है और उसके साथ कंबाइन करके डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी पावर्स इतनी
इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ही एम्ब्रेस को काफी दूर फेंक देती है। लियोनार्ड भी उसके ऊपर अटैक करने लगा, पर डीमन गर्ल की पावर के सामने वो भी नहीं टिक पाता। सोफी ने अचानक से उसके पीछे से जाके उसे पकड़ लिया और मौके का फायदा उठाकर क्यू भी उस पर अटैक करती है, लेकिन डीमन गर्ल ने तो सोफी को बहुत इजीली निपटा दिया और क्यू के अटैक को बड़ी आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। अब यहाँ सभी की हालत काफी बुरी हो गई थी और आखिर में अब सिर्फ ब्लेड ही बचा है। ब्लेड उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन वो उसे मारते हुए हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करती है, जो कि इतना पावरफुल था कि उसे ब्लेड का स्वॉर्ड भी नहीं रोक पाता और टूट जाता है। इतने में एम्ब्रेस की तरह उठकर ब्लेड के पास आकर अपनी स्वॉर्ड उसे दे देती है। एम्ब्रेस की स्वॉर्ड से डिमोनिक पावर रिलीज होनी शुरू हो जाती है, पर ब्लेड तो उससे भी ज्यादा पावर रिलीज कर रहा था। वो सीधा जाकर स्वॉर्ड से डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार वो डीमन गर्ल इसे भी आसानी से रोक ही लेती है। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है कि उस डीमन गर्ल की शील्ड अचानक से टूटने लग गई। वो भी ये देखकर काफी डर जाती है और तब ब्लेड अपनी पूरी ताकत एक जगह पर कंसंट्रेट करके उसके ऊपर काफी बड़ा अटैक करता है, जिस वजह से आखिर में वो डीमन गर्ल हारी जाती है। और अब इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने से ब्लेड वहीं पर बेहोश हो चुका था। अगले सीन में ब्लेड हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ उसकी आंख खुलने पर डॉक्टर उसे देखकर काफी खुश हो गई। ब्लेड बाकी सभी के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी फिलहाल तो बाकी सभी लोग ठीक है। तब उस डीमन गर्ल को दिखाया गया जो कि अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। ब्लेड भी अकेडमी में जाकर उससे मिलता है और तब वो उसे देखते ही कहती है, तो कैसे हो ग्रेट हीरो। ब्लेड जल्दी से जाकर उसका मुंह बंद करता है और पूछने लगा कि आखिर तुम्हें ही कैसे पता चला। फिर ब्लेड और उसके सभी साथियों किंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ किंग सभी को कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मारिया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। उसकी मदर एक ह्यूमन थी, लेकिन उसके फादर को अभी तक किसी खबर नहीं, और लोग तो ये तक कहते हैं कि उसका फादर एक डीमन किंग है। इस सुनकर ब्लेड सारी बात समझ जाता है और सोचने लगा कि इसका मतलब मारिया उस डीमन किंग की बेटी है। इधर अकेडमी में मारिया काफी पॉपुलर हो चुकी है, जहाँ सभी लड़के बस उसी के दीवाने हैं और यहाँ तक लड़कियां भी उसे दोस्ती करना चाहती है। ब्लेड एम्ब्रेस से पूछने लगा कि आप जब इसका इतना रूप बदल ही चुका है तो इसका नाम क्या है। एम्ब्रेस कहते हैं कि लोग अब इसे माओ के नाम से बुलाते हैं। रात के समय ब्लेड क्यू को सुला ही रहा था कि तभी बाहर उससे मारिया मिलने आती है। ब्लेड के पूछने पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। माओ ब्लेड को लाकर छत पर बिठा देती है, जहाँ ब्लेड उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार अकेडमी में ग्रेट हीरो मत बोला करो। माओ उससे कहने लगी कि भले ही तुमने इस बार मुझे हरा दिया है, पर अभी तुम जिस कंडीशन में हो तुम्हें तो मारना भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो अभी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब तुम ये अच्छी तरह समझ लो कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी फुल पावर्स नहीं आ जाती, मैं इस अकेडमी से नहीं जाने वाली। माओ को ऐसा लगता है कि शायद वो ब्लेड से काफी अट्रैक्ट हो चुकी है। वो ब्लेड का हाथ पकड़ते हुए काफी शर्माने लग गई। इस एक ही बॉडी में मारिया और डीमन गर्ल दोनों एक साथ है। ब्लेड पूछता है कि अगर तुम्हारे पास अभी इस बॉडी का कंट्रोल है तो आखिर मारिया कहाँ पर है। असल में मारिया तो उसके दिमाग के एक छोटे से कोने में डर के मारे बैठी हुई है। डीमन गर्ल उसे बताती है कि मारिया तो बचपन से ही बहुत डरपोक थी, वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती और किसी से भी नहीं मिलती। लेकिन एक दिन जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तब वो सोचने लगी कि कहीं उसकी मॉम की डेथ का कारण उसके डैड तो नहीं। वो ये मानती थी कि अगर उसके डैड उसकी मॉम को नहीं छोड़ते तो आज वो जिंदा होती। इस वजह से मारिया काफी डिप्रेस हो गई थी और उस समय उसके शरीर में इस डीमन गर्ल का जन्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर एक बार बॉडी स्विच हो गई तो ना ये डीमन गर्ल वापस जा सकती है और ना ही मारिया वापस आ पाएगी। अगले इसमें मारिया के एक दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि सभी से कहता है कि मैं मारिया को वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मारिया वापस आई तो माओ जो कि डीमन गर्ल है अभी इस वक्त मारिया की बॉडी मौजूद है, उसे वापस जाना होगा। लेकिन फिर भी माओ मारिया को वापस लाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का माओ के लॉकेट पर एक मैजिक करने लगा, जिससे पता लगता है कि आखिर माओ को ये दिया किसने। और तब उस लॉकेट से एक इमेज बाहर आती है जो कि डीमन किंग का है। डीमन किंग कहता है कि एमिली मुझे माफ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं कि हमारा बच्चा एक लड़का है या लड़की। ब्लेड भी यहाँ डीमन किंग को देखकर पहचान जाता है। डीमन किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रही होगी कि मैं तुम्हें छोड़कर आखिर क्यों गया। और तब वो कहता है कि भले ही हम दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई बेटा हुआ तो उसका नाम मोनोटस होगा और अगर कोई बेटी हुई तो उसका नाम मारिया होगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर अभी जाना तो नहीं चाहता, पर हालत ही कुछ ऐसी है जिस वजह से मैं अपने होने वाले बच्चे को एक बर्थ मार्क भी दूंगा और यही बर्थ मार्क अभी माओ के शरीर पर मौजूद है। अब डीमन किंग की जाने के बाद माओ उन सभी से मारिया का नाम पुकारने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो लोग मारिया का नाम लेंगे तो मारिया वापस आ जाएगी और डीमन गर्ल जो कि माओ है वो चली जाएगी। जिस उनके बाकी लोग भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और मारिया का नाम लेना शुरू करते हैं। इसे थोड़ी देर बाद माओ वहीं गिर जाती है और तब मारिया अपने शरीर में वापस आ जाती है। अगले सीन में मारिया और ब्लेड के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ मारिया जैसे ही अपना चश्मा उतारती है माओ उसकी बॉडी में तुरंत ही वापस आ जाती है। मतलब कि माओ अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। अब इनका बॉडी का ऐसा कनेक्शन बन चुका है कि अब ये लोग जब चाहे अपनी बॉडी को स्विच कर सकते हैं। दोनों साथ में ही बैटल करने लगे, लेकिन ब्लेड माओ को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ के उसके प्यारे प्यारे गालों को खींचने लग गया। अगले दिन ब्लेड और उसके साथ ही अकेडमी के बाहर घूमने निकलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक पुल के नीचे कुछ लोगों का कैरेज फंस चुका है। एम्ब्रेस उनकी मदद करने का पूछती है, तब उसे रियलाइज होता है कि कैरेज तो हीरोज की पार्टी का है। एम्ब्रेस ने तो उस हीरो को पहचान लिया, पर जब वही हीरो ब्लेड की तरफ देखती है तो बिल्कुल शॉक हो गई। वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बुलाने ही वाली थी कि तभी ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और उसे समझाता है कि आप उसे इस बात को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। एम्ब्रेस ब्लेड को बताती है कि एक बहुत ही फेमस हीरो है। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग मिलकर उसे कैरेज को बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हीरो बोलने लगी कि मुझे इस कैरेज को महल के अंदर लेकर जाना है। तो सुनकर ब्लेड समझ जाए कैरेज कहीं और नहीं बल्कि किंग के पास ही जाने वाला है। अगले सीन में वो किंग के पास कैरेज लेकर पहुंच गए, जो देख के किंग काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम आज इस अकेडमी के इंस्ट्रक्टर बनोगी। ये सुनकर सभी हैरान थे, बस ब्लेड को छोड़कर। और इधर वो लड़की ब्लेड को देखकर शर्माने लग जाती है, क्योंकि अब वो ग्रेट हीरो की इंस्ट्रक्टर बनने वाली है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला
लिया जाता है जहाँ काफी सारे मेटल से बने अनब्रेकेबल क्यूब्स पड़े हुए थे। इतने वो लड़की आकर अपने एक ही अटैक से उन सभी क्यूब्स को तोड़ देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इस लड़की का नाम लियोना है और यहाँ पर उन क्यूब्स को सिर्फ तोड़ती ही नहीं बल्कि अंदर से पिघला भी देती है। आखिर में वो सारे क्यूब्स को तोड़ देती है और कहती है कि तो बस मेरा वार्म अप था, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। लूना को देखकर सारे स्टूडेंट्स अपने होश ही खो बैठे क्योंकि अगर ये इसका वार्म अप है तो इसका ट्रेनिंग कितना खतरनाक होगा। असल में लूना का पूरा नाम लियोना डीमन लैंस है। ये सुनकर एम्ब्रेस बिल्कुल हक्की बक्की हो गई क्योंकि पहले जो ग्रेट हीरो था ये उसकी जनरल हुआ करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से इसे ग्रेट हीरो का ग्रुप छोड़ना पड़ा। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ब्लेड को कैसे जानती हो। लूना कुछ बहाने मारकर उनकी बातों को टालने की कोशिश करती है जो उसमें सभी कहने लगे लगता है इसका ब्लेड के साथ बहुत समय से चक्कर चल रहा है। वही दूसरी तरफ ब्लेड तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ समय बाद ब्लेड बैठ कर क्यों को नहलाने लगा जहाँ उसके दूसरी तरफ लड़कियां मिलकर लूना को नहला रही थी और वो लड़कियां कोशिश करती है कि वो लूना से ब्लेड के बारे में ज्यादा बातें निकलवा पाए। लूना फिर भी किसी तरह अपना बहाना मारते हुए कहते कि मैं बस उससे अभी मिली हूँ। इधर ब्लेड भी इन लड़कियों की बात सुन रहा था और गुस्से में सीधा लड़कियों के बाथरूम में घुस जाता है। एम्ब्रेस उसे डांटने लगी और कहते कि तुम ऐसे लड़कियों के वॉशरूम में नहीं घुस सकते, जिस पर उसके एक फ्रेंड कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उम्र से ही बड़ा है, अंदर से तो ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा ही है। और तब वो लड़की अपना सब कुछ खोलकर ब्लेड को दिखा देती है, पर एम्ब्रेस तो ये देखकर बिल्कुल पगला ही गई थी। ब्लेड गुस्से में लूना से ज्यादा बातें बताने के लिए मना करता है पर तभी पीछे से मारिया ब्लेड का मुंह बंद कर देती है। लूना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो सभी को ब्लेड के बारे में कहानी बताने लगी। वो बताती है कि जब ब्लेड उससे पहली बार मिला तो उस वक्त वो एक जंगली बच्चा था, वो कुछ बोल भी नहीं पाता और अजीब हरकतें करता, यहाँ तक कि दोस्त ने लूना को घोड़ा समझकर उसे काट लिया था। लूना कहती है कि जब मैं पहली बार ग्रेट हीरो ब्लेड से मिली तब मुझे लगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इसी वजह से मैंने काफी ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को बूस्टअप भी किया। मैंने तो ग्रेट हीरो को अपने पीठ पर बिठाकर बहुत घुमाया भी है, लेकिन डीमन किंग से फाइट करने के बाद उसने मुझे कभी काबिल नहीं समझा और मुझे अकेला छोड़ दिया। और क्योंकि लूना को भी पता था कि वो ब्लेड जितनी ताकतवर नहीं तो उससे अलग हो जाती है। और साइड में यहाँ बेचारा ब्लेड ही बैठ कर ये सब सुन रहा था। कुछ समय बाद ब्लेड और एम्ब्रेस बाजार से कुछ सामान लेकर आ ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय बर्ड उड़ते हुए जाने लगा। ब्लेड और एम्ब्रेस भी ये देखकर हैरान थे, लेकिन ये बर्ड्स कभी इंसानों पर हमला नहीं करते। तभी ब्लेड को देखते ही वो बर्ड उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो इससे किस तरह बचते हुए सोचने लगा कि आखिर ये बर्ड उस पर अटैक क्यों कर रही है। पर वो बर्ड ब्लेड के ऊपर बस एक ही अटैक करने के बाद वहाँ से चली जाती है और तब उन लोगों को पता लगता है कि बर्ड तो सिर्फ यहाँ इस कैरेज को डिस्ट्रॉय करने आई थी। ब्लेड भी सोचे पड़ गया कि आखिर इस कैरेज में ऐसा क्या था। एम्ब्रेस गुस्से में किंग के पास आकर पूछती है कि आखिर उस कैरेज में ऐसा था क्या और आप हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसके असिस्टेंट के कहने पर किंग बताता है कि असल में उस कैरेज में उस बर्ड का एक अंडा है। किंग कहता है कि मैंने तो उस बर्ड की भलाई के लिए ही वो अंडा चुराया था, क्योंकि उस अंडे से बेबी को निकालने के लिए उसे 10,000 साल पुराने सबसे ऊंचे ट्री के ऊपर रखना पड़ता है और जब सूरज के डूबते वक्त उसकी छोटी छोटी किरणें इस अंडे पर पड़ती है तो ये अंडा हैच हो जाता है। लेकिन असल में तो उस बर्ड ने अपना अंडा गलत जगह पर रख रखा था, जिस वजह से वो अंडा हैच भी नहीं कर पाता। इसलिए किंग उसकी मदद करने के लिए उसका अंडा यहाँ लेकर आया है। किंग कहता है कि हम कल ही उस अंडे को हैच करेंगे क्योंकि कल का मौसम अंडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगली सुबह एम्ब्रेस, ब्लेड और बाकी सभी लोग उस अंडे को हैच करने के लिए तैयार थे। वो अंडे को एलिवेटर की मदद से ऊंची जगह पर पहुंचाते हैं और बाकी लोगों का काम है ये ध्यान रखना है कोई भी बर्ड आसपास आकर अंडे को नुकसान न पहुंचाए। अब ब्लेड सभी को इस मिशन के लिए मोटिवेट कर रहा था कि तभी वो बर्ड भी उस अंडे को ऊपर से देख लेती है और गुस्से में आकर पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाती है। डोनाल्ड उसे रोकने के लिए जाता है पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स आकर एक एक करके उस बर्ड पर अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर धीरे धीरे काफी बड़ी वॉर शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से वो लोग उनमें से एक बर्ड को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि वो तीनों घरों को एक साथ उड़ा के ले जाता है। इधर उस बर्ड के कारण काफी सारे हीरोज भी घायल हो चुके हैं। कोई भी अब कुछ भी नहीं कर पाता तो ब्लेड ने अब मारिया को उस बर्ड को संभालने के लिए कहा। वो जल्दी से अपने डीमन फॉर्म में आकर फुल पावर्स में उस पर अटैक करती है। साथ ही एम्ब्रेस भी एसएमओडीज के साथ कंबाइन होकर अटैक करना शुरू करती है। दोनों का इतना पावरफुल अटैक बर्ड सह नहीं पाती और वहीं पर ढेर हो जाती है। ये सब करते करते अब शाम भी हो गई थी और अब जैसे सूरज की आखिरी किरण इस अंडे पर पड़ेगी तो अंडा हैच हो जाएगा। लेकिन तभी जो एलिवेटर अंडे को ऊंची जगह पर लेकर जा रहा था वो बीच में ही खराब हो जाता है। साथ ही वो बर्ड भी वापस आने लगी। ब्लेड के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम उस अंडे को संभालो, हम इस बर्ड को संभाल लेंगे। ब्लेड पहले तो उनकी बात नहीं मानता और साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे अपने पुराने साथियों की बात याद आती है जहाँ पर ब्लेड ने उस वक्त भी अपने साथियों की बात नहीं मानी, जिस वजह से वो सभी मारे गए थे। ब्लेड जल्दी से अब टावर पर जाने लगा जहाँ वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा था, पर बीच रास्ते में उसे याद आता है कि अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। वो नीचे गिरने लगता है पर लूना आकर उसे बचा लेती है। ब्लेड उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो पहले जैसा ग्रेट हीरो नहीं रहा। दोनों ऊपर पहुंच गए जहाँ ब्लेड अंडे को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ तो वो अपनी फुल पावर्स इस्तेमाल कर ही नहीं सकता तो इसे ऊपर कैसे ले जाएगा। तभी लूना को एक आइडिया आता है। अगले सीन में वो ब्लेड को पीछे से धक्का देने लगी, जिससे वो दोनों तेजी से और काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं और अब सिर्फ उनको इंतजार करना है तो सूरज की आखिरी किरणों का। किंग भी देख के काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतने में वो दूसरी बर्ड पहुंच चुकी थी जो कि इस वक्त काफी गुस्से में है। बर्ड को देखकर तो बेचारी किंग की तो फटी जाती है। इतने में सोफी पीछे से आकर उस बर्ड के ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे फेंक देती है। अब ब्लेड के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता तो वो भी उस बर्ड पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है। इधर लगभग सनसेट की आखिरी किरण आने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन ब्लेड ने तो शायद अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर ली, जिससे वो तो अब हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ वो अंडा कुछ ही देर में हैच हो गया और अंदर से बर्ड के 2 बेबीज निकलते हैं। ये दोनों ही ट्विंस हैं। वो अंडे से बाहर निकलते ही सोफी और ब्लेड को अपने सामने देखकर उन्हें अपना पेरेंट्स मानने लग जाते हैं, जहाँ कुछ समय बाद ये लोग इन बर्ड्स के साथ काफी मजे भी करते हैं। अब अगले सीन में ब्लेड के हाथ में एक तलवार होती है जिसमें सिर्फ खून लगा हुआ है और यहाँ पर पता लगता है कि ब्लेड ने अपने सभी दोस्तों को मार डाला है। तभी सोफी ब्लेड से फाइट करने के लिए आती है और कहती है कि अगर मैं अपनी पावर्स न रोकूं तो शायद मैं तुमसे जीत सकती हूँ। सोफी अपने अंदर के आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो का पावर इस्तेमाल करके टाइम स्टॉप करके ब्लेड के ऊपर अटैक
करती है। पर जब टाइम फिर से नॉर्मल होता है तो वो देखती है कि ब्लेड को कुछ हुआ ही नहीं। ब्लेड तेजी से सोफी का गला पकड़ते हुए उसे पीछे धकेल देता है और अपनी तलवार से उसे वहीं मार देता है। सोफी को नीचे मरा देखकर ब्लेड सोचने लगा कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो किंग को बुलाने लगता है, जहाँ पर किंग सामने आकर उससे पूछता है तो कैसा लगा तुम्हें वर्चुअल रियलिटी गेम। ये एक साइंटिफिक मशीन है जिसकी मदद से कोई भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर जा सकता है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल रियलिटी जैसा ही होगा। लेकिन ब्लेड कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों को ही मार रहा हूँ। जो सुनने के बाद किंग गेम के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, जहाँ वो इस बार रियलिस्टिक बैकग्राउंड के बजाय थोड़ा फनी बैकग्राउंड लगा देता है। असल में जो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीतेगा वो इस वर्चुअल रियलिटी मशीन को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। इधर लियोनार्ड को दिखाया जाता है जो कि एम्ब्रेस पर अटैक करता है, और क्योंकि ये गेम है तो वो लोग एक दूसरे के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ सभी का मकसद बस जीतना है। दूसरी तरफ ब्लेड के इधर और दो दोस्त दो लड़कों से लड़ने में लगी थी। शुरुआत में तो पहले ऐसा लग रहा था कि वो दो लड़कियां ही हार रही हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं कहां से इन दोनों के अंदर इतना जोश आ जाता है कि देखते ही देखते दोनों लड़के इन दोनों के हाथों से मारे जाते हैं। तभी वहाँ बिल्कुल गुस्से में एम्ब्रेस आ जाती है, जो कि ब्लेड को देख के कहने लगी कि आज तो मैं तुमको मार कर रहूंगी। एम्ब्रेस बिल्कुल ही एक डीमन की तरफ ब्लेड की तरफ बढ़ने लगी, जो देख के ब्लेड बस उस पर दूर से ही एक विंड अटैक करता है। या एम्ब्रेस जो कितना जोश में थी वो ब्लेड के उस हवा के झोंके से ही हार जाती है, जिससे फाइनली ब्लेड इस गेम का विनर बन गया। बाहर सभी लोग पहले ही गेम में हार कर उठ चुके थे और ब्लेड इसमें सबसे आखिरी में उठता है, जिसका मतलब कि ब्लेड इस वर्चुअल रियलिटी गेम का विनर है। इधर किंग भी सभी की हालत देखकर काफी मजे ले रहा था, तो ब्लेड उसके पास आकर गेम को डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई करके गेम का कनेक्टर किंग से जोड़ देता है, जिससे किंग अब गेम के अंदर चला जाता है। ब्लेड असिस्टेंट से कहता है कि तुम इन्हें शाम तक गेम से बाहर मत निकालना, कम से कम इन्हें पता चले कि बाहर से देखते हुए बैठ के एंजॉय करने में और गेम के अंदर जाके उसे खेलने में क्या फर्क होता है। इधर गेम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ डिफिकल्टी लेवल इतना हाई होने की वजह से किंग के चारों तरफ ही मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। कुछ समय बाद वो लोग कैंटीन में खाना खाने लगे, जहाँ ब्लेड के दो साइड में उदास बैठे हुए थे क्योंकि वो लड़कियों से हार गए हैं। हमेशा की तरह ब्लेड कुछ ऐसी बात कर देता है जो कि बेचारों को जाकर सीधा दिल पर लगती है। जिसके बाद रात होने पर वो दोनों लड़के ब्लेड से मदद मांगने के लिए आते हैं। ब्लेड उनसे कहता है कि तुम तो बस एक बैटल ही हारे हो, तो इतना दुखी क्यों हो। लेकिन यार बात तो ये भी है कि ब्लेड उन लोगों का दुख कहाँ ही समझ पाएगा, क्योंकि वो आज तक अभी किससे हारा जो नहीं। यहाँ वो दोनों लड़के बताते हैं कि वो लोग उन दोनों लड़कियों को पसंद करते हैं। इस पर ब्लेड भी उनसे कहता है कि हाँ मैं भी उन दोनों को पसंद करता हूँ। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं होता, बस शायद तुम लोग भूल गए कि ब्लेड अंदर से एक मासूम बच्चा ही है जिसे प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोनों उसे समझाते हैं कि भाई जैसे तो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों उसे थोड़ा अलग तरीके से पसंद करते हैं। इतने में अचानक से क्यों आकर उनसे कहते हैं कि लड़की को हमेशा ताकतवर लड़के ही पसंद आते हैं, तो तुम लोगों को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए ब्लेड से ट्रेनिंग लेनी होगी। दूसरी तरफ एम्ब्रेस के पास वो दोनों लड़कियां बैठी हुई थी, जहाँ की उनके पास आकर यही कहती है। दरअसल इन लड़कियों को भी वो दोनों लड़के पसंद हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्लेड उन्हें पावरफुल बनाने के लिए उनसे काफी हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, जहाँ दोनों ही कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ब्लेड उनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों उन लड़कियों से बैटल में जीत जाओ तो अपना लव कन्फेस कर देना। और अब दोनों टीम की बैटल शुरू होने वाली थी, जहाँ रेफरी ब्लेड और एम्ब्रेस ही है। शुरू में तो लड़के उन लड़कियों को काफी अच्छे टक्कर देते हैं और सभी को देख के ऐसा लग रहा था कि लड़के ही जीतेंगे, पर आखिर में पिछली बार की तरह दोनों लड़कियां अपनी फुल पावर इस्तेमाल करके जीत ही जाती हैं। पर इस बार जब फाइट खत्म हुई तो वो दोनों लड़के काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस बार उदास भी नहीं होते। अगले दिन सभी लड़कियों को एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है, जहाँ वो मशीन उन्हें ब्लेड की इमेज दिखाती है। इधर ब्लेड क्यू को ट्रेनिंग दे रहा था कि तभी लड़कियां उसे मशीन दिखाने के बुलाने लगी, पर जैसे ब्लेड उस मशीन को देखते हैं उस पर जल्दी से अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देता है। लड़कियां ये देखकर काफी गुस्सा करती हैं, लेकिन असल में वो मशीन तो अभी डिस्ट्रॉय हुई ही नहीं। वो मशीन एम्ब्रेस को स्कैन करने लगी, जिसके बाद वो रीअसेंबल होकर इस बार एक लड़के में कन्वर्ट हो जाती है। ये मशीन ब्लेड से बदला लेना चाहती थी, वो आते ही उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार ब्लेड उस मशीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ब्लेड कहता है कि तुम लोग को अंदाजा भी नहीं कि ये मशीन कितना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर बाद शाम का समय हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो मशीन खुद को रीअसेंबल कर लेती है। ब्लेड उसे फिर से मारने जाने की कोशिश करने लगा, पर एम्ब्रेस उसे रोकती है। दरअसल ये मशीन एक गार्जियन है जो कि एक नेगेटिव रूप में आ जाए तो ये सभी के लिए खतरा होगा। तब ब्लेड की एक फ्रेंड आकर उससे कहती है कि अगर तुम ब्लेड को मारना ही चाहती हो तो हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्लास में आकर वो सभी एक मीटिंग करने लगे, जहाँ मारिया का वही दोस्त आकर लूना से ब्लेड को मारने की वजह पूछता है। असल में इस मशीन का नाम इन लोगों ने लूना रख दिया है। उसके पूछने पर लूना बताते हैं कि ब्लेड ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाया है। ब्लेड उनसे कहता है कि अरे नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो। दरअसल एक दिन वो अकेडमी के खुफिया लाइब्रेरी में गया था, जहाँ उसे मशीन मिली, और ये उस समय की बात है जिस दिन एम्ब्रेस मोटी हो गई थी। मशीन बताती है कि उसका ब्लेड को मारने का भी यही रीजन है, क्योंकि ब्लेड ने उसके बहुत टुकड़े किए हैं। ब्लेड एक बातों सुनकर पक चुका था, इसलिए वहाँ से निकल जाता है। इधर वो लड़का लूना को समझाने लगा कि वैसे तुम ब्लेड से कभी जीत नहीं सकती, पर उसकी भी एक कमजोरी है जो कि है इमोशन। अगर तुमने किसी तरह उसके इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया तो तुम उससे जीत सकती हो। अगले दिन लूना ब्लेड से फाइट करने के लिए तैयार थी, जहाँ इस वक्त वो अभी स्टैंड अलोन मोड में है, जिसका मतलब कि उसने अपने मदर कंप्यूटर से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। तो अगर ब्लेड ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो वापस दोबारा रिसेंबल नहीं हो पाएगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड ने उस पर अटैक करना बंद ही कर दिया, क्योंकि अगर इस वक्त उसने एक बार भी अटैक किया तो लूना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से ब्लेड उस पर एक भी अटैक नहीं करता। लेकिन लूना इस मौके का फायदा उठाकर उससे अपने सारे बदले निकाल लेती है। आखिर में ब्लेड भी क्या ही करता, उसके पास हार मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, जिससे लूना इस बैटल को जीत जाती है और सभी उसे चीयर अप करते हैं। इससे कम से कम उसका बदला तो पूरा हो ही गया। अब कैंटीन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लूना उन्हें बताती है कि असल में उसका कनेक्शन उसके मदर कंप्यूटर से टूट चुका है, इस वजह से उसे अब कोई ऑर्डर देने वाला नहीं। इसलिए वो ब्लेड को अपना मास्टर बनने के लिए कहती है, लेकिन ब्लेड तो उसके लिए साफ मना कर देता है। लूना सभी को एक टाइमर दिखाती है, जहाँ अगर वो इस टाइम के पूरा होने से पहले अपना एक मास्टर नहीं ढूंढती तो वो इस बार सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो देख के बेचारा ब्लेड मजबूरी में आ जाता है, क्योंकि अगर वो उसका मास्टर नहीं बनेगा तो लूना डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से उसे मास्टर बनने के लिए मानना ही पड़ता है। इसके बाद लूना एक मेडी कपड़े पहनकर ब्लेड के पास आ गई। यहाँ लूना की हरकतें बिल्कुल ही सोफी जैसे हो चुकी है, इस वजह से सोफी गुस्से में कहने लगी कि ये मशीन तो मेरा ही नकल कर रही है। लूना कहती कि मुझे तुम्हें
कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास 800 से भी ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और यही सब बातों में इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। अब इसके बाद से तो दोनों के बीच ही हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं और यहाँ तक कि वो दोनों आपस में लड़ने के चक्कर में ब्लेड को भी एक साथ नहला देते हैं। और तब वो दोनों ही रात होने पर ब्लेड के कमरे में घुस जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सो जाओ, हम तो बस तुम्हें देखते ही रहेंगे। ब्लेड के सोने के बाद दोनों की दोबारा लड़ाई शुरू हो गई, जहाँ बातों बातों में इन दोनों ने अपने अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। लूना बताते कि जब वो हेडक्वार्टर में थी और वहाँ कोई भी नहीं आता तो मैं हमेशा अकेली रहती, लेकिन जब भी वहाँ ब्लेड आया करता तो मैं उससे लड़ते वक्त काफी मजे करती। सभी भी उसे बताते कि मेरी बस हमेशा अकेले कार कोठरी में बंद रहा करती थी और जब से मुझे ब्लेड मिला तो मुझे पता चला कि जिंदगी कैसे जी जाती है। और इसी तरह एक दूसरे से बात करते हुए दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा बॉन्ड बन जाता है। और ब्लेड भी इधर सोया नहीं था, वो उनकी बातें सुनकर काफी खुश होता है। अगले दिन सभी लोग देखते हैं कि लूना का सेल्फ डिस्ट्रॉय काउंटडाउन अभी तक रुका नहीं। असल में यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर लूना का मास्टर मशीन के अलावा कोई ह्यूमन बने तो इससे उसका ये काउंटडाउन नहीं रुकने वाला। और अब लूना के पास बस कुछ ही घंटे बचे हुए थे। ब्लेड के सारे दोस्त इस बात से दुखी थे क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए वो सही मिलकर लूना के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं। सभी लूना को पार्टी के अंदर प्रिंसेस की तरह स्पेशल बनाते हैं और इसी तरह कुछ देर तक पार्टी करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बीच में ब्लेड नहीं है, जिस वजह से एम्ब्रेस और उसके दोस्त ब्लेड को ढूंढने जाने लगे। और अब लूना के पास भी बहुत ही कम समय बचा था तो वो लूना को एक बैरियर के अंदर रख देते हैं ताकि जब एक्सप्लोजन हो तो अकेडमी के अंदर ज्यादा नुकसान न पहुंचे। लूना सभी को थैंक्स कहती है और बताती है कि वो सभी के साथ इतने मजे करके काफी खुश है, उसे अब किसी बात का रिग्रेट नहीं। टाइम काफी तेजी से बीतता ही जा रहा था और अब लूना के पास बस 3 सेकंड्स बचे हैं। सभी ये देखकर बहुत उदास थे, लेकिन इतने में ही जमीन के अंदर से ब्लेड बाहर आता है। अब यहाँ पर यार ब्लेड जहाँ से निकला वहाँ पर तो उसे कुछ और ही व्यू मिलता है। एम्ब्रेस के पूछने पर ब्लेड कहता है कि मैं लूना के मदर मशीन से मिलने गया था, जहाँ मैंने उनके पास जाकर उसे लूना के लिए बहुत विनती की, जिस कारण से उन्होंने लूना को फिर से खुद से कनेक्ट कर लिया। लूना का डिस्ट्रॉय होने काउंटडाउन भी अब रुक चुका था। सभी लूना से कहते हैं कि तुम्हें आप सारे अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए। लूना ये सुनते सीधा जाकर ब्लेड के ऊपर चढ़ जाती है और रोते हुए उसे गले मिलती है। एम्ब्रेस देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि लूना ब्लेड से कुछ ज्यादा ही करीब है। अगले दिन अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है कि ब्लेड ने अपने कुछ परसेंट पावर से ही सबको हरा दिया था। जहाँ सबको हराने के बाद उसके सामने बस अकेला लूनार्ड ही खड़ा है, जिस वजह से सब मिलकर लूनार्ड को ही चेयर अप करते हैं। लूनार्ड एम्ब्रेस का नाम लेते हुए ब्लेड पर हमला करने जाने ही लगा कि तभी लड़कियां एम्ब्रेस से भी लूनार्ड को चेयर अप करने के लिए कहती है, पर वो तो उल्टा उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि ब्लेड के सामने तो 1 मिनट भी नहीं टिकने वाला। लूनार्ड तो बेचारे सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, पर मारे के थोड़ा हौसला देने पर उसमें फिर से हिम्मत आती है और फिर से अपनी पूरी पावर से अटैक करता है। पर इसका रिजल्ट तो सभी जानते ही थे। ब्लेड की खतरनाक स्पीड के सामने लूनार्ड जरा भी नहीं टिक पाता। उसके हारने पर सभी नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। पर यार इन लोगों ने कौन सा तीर मार लिया ब्लेड के सामने। एम्ब्रेस भी लूनार्ड से नाराज थी तो उस बेचारे का दिल एक बार फिर टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा की तरह ब्लेड के सामने खुद को खुश दिखाता है। अब रात होने पर लूनार्ड अकेला रूम में बैठा सोचने लगा कि आखिर वो क्यों इतनी मेहनत और कोशिश के बाद ब्लेड से हारी जाता है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर वो ब्लेड को एक बार भी हरा देगा तो एम्ब्रेस उससे जरूर इंप्रेस हो जाएगी। इस वजह से अब वो अपने वेपन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन ऐसे ही लूनार्ड बैठकर आराम करने लगा कि तब मारिया उसके पास आकर उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, बस ऐसे बैठने से क्या तुम सच में किसी दिन ब्लेड को हरा पाओगे। और तब मारिया बताती है कि वो भी ब्लेड को हराना चाहती है। किसी से बार बार हराना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इसलिए वो ब्लेड को हरा कर उसके बराबर आना चाहती है। लूनार्ड को उसकी बातों पर थोड़ा शक होता है, जिस पर मारिया उससे कहती है कि शायद तुम गलत समझ रहे हो, मैं ब्लेड को मारने की बात नहीं कर रही, क्योंकि किसी को मारने के बारे में तो हमेशा माओ ही सोचा करती है। पर मारिया भी जानती है कि माओ भी कभी ब्लेड को मारना नहीं चाहेगी। मारिया उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें ब्लेड से लड़ते हुए देखा तो मैं चाहती थी कि तुम्हें जीतो, जिस पर लूनार्ड उसे थैंक्स कहता है और मारिया को वादा करता है कि वो ब्लेड को एक दिन जरूर हराएगा। अचानक से एलिसा आकर उसे कहती है कि तुम लोग चाहकर ब्लेड को हरा नहीं पाओगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की तरह है और उसे हराने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, सुपर ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्लेड के सारे दोस्तों ने उसे हराने के लिए एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। सभी को इसमें शामिल होने का मकसद ही ब्लेड को हराना होता है। और यहाँ एम्ब्रेस तो इसको लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। हर कोई एक एक करके अपने अपने आइडिया बताने लगा कि उन्हें ब्लेड को कैसे हराना चाहिए। वो कहते हैं कि उसे पॉइजन देकर या उस पर सोते हुए अटैक करना सही होगा, लेकिन एम्ब्रेस ब्लेड से आमने सामने आकर एक फेयर फाइट करना चाहते थे, जिसमें वो ब्लेड को हराने के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले एम्ब्रेस लूनार्ड के वेपन को लेकर ब्लेड से लड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन एम्ब्रेस के ब्लेड से फाइट करते वक्त लूनार्ड का वेपन ही टूट गया, जो देखकर वो काफी रोता है। फिर उनमें से एक लड़की ब्लेड पर सोते हुए अटैक करने जाती है और उसको तो वहाँ ब्लेड की बॉडीगार्ड लूना का सामना करना पड़ता है। अब वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही टीम में है, लेकिन ब्लेड के सोते वक्त लूना अपने डिफेंसिव मोड में आ जाया करती है। इसी वजह से यहाँ पर उसने ब्लेड को बचाने के लिए अटैक किया था और फिर ऐसे ही एक करके हर कोई ब्लेड को हराने की कोशिश करने लगा, पर इसके बावजूद भी कोई भी उसे हरा नहीं पाता। लेकिन फिर भी एम्ब्रेस कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। वो अलग अलग तरीका आजमा कर ब्लेड को हराने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं, आखिर में वो हारती है। तो अब सबके हार जाने पर लूनार्ड भी हार मारने का सोचने लगा, क्योंकि ब्लेड तो उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यार एम्ब्रेस हार मानने वाली कहा, वो अब भी कुछ भी करके ब्लेड को हराना चाहती थी। ये देख के लूना सभी को उसकी ब्लेड के साथ हुई फाइट याद दिलाती है, जहाँ उसने ब्लेड को इमोशनल करके हरा दिया था। इसलिए वो ये आइडिया सभी को बता देती है, जो देख के सभी को लगा कि उन्हें भी यही तरीका आजमाना चाहिए। लूनार्ड इससे थोड़ा उदास होता है क्योंकि ऐसी फाइट का कोई भी फायदा नहीं। एम्ब्रेस उस पर काफी गुस्सा होते हुए कहने कि आखिर तुम ब्लेड को हराना चाहते हो या नहीं। तो अब बेचारा क्या ही करता, उसको एम्ब्रेस की बात आखिर में माननी पड़ती है। इसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लेड ही नोटिस करता है कि लूनार्ड और उसके बाकी दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, जिस पर एम्ब्रेस और बाकी लड़कियां उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। इतने में इधर से वो तीनों अपना भेष बदल कर क्लास के अंदर आते हैं, जहाँ वो लोग यहाँ पर टेररिस्ट होने
होने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन बेचारे ब्लेड को तो पता ही नहीं होता कि भला ही टेररिस्ट किसे कहते हैं। इस पर सोफी उसे बताते हैं कि टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो कि अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। वो तीनों ही जाकर टीचर से उनकी एक्टिंग में साथ देने की रिक्वेस्ट करते हैं और जाकर उन्हें अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर क्लास में सभी को बाहर निकल जाने को कहा तो ब्लेड भी क्यू के साथ बाहर जाने लगा, लेकिन एम वैसे उसे रोकती है क्योंकि यार इसी के लिए तो सब नाटक चल रहा है। वो ब्लेड को उन टेररिस्ट के साथ लड़कर टीचर को बचाने के लिए कहती है। इधर टीचर भी हॉस्टेज होने की कुछ ज्यादा अच्छी एक्टिंग करने लग जाती है, जो देख के बाकी लड़कियों को भी जलन होने लगी और वो चाहती थी कि अब उन्हें भी हॉस्टेज बनाया जाए ताकि ब्लेड उन्हें आकर बचा ले। सभी लड़कियों में इसी बात को लेकर बसर शुरू हो जाती है, जो देखकर अब टीचर बोर हो गई थी तो अब वो वहाँ से चली जाती है। इधर अपने हीरो ब्लेड को तो ये भी नहीं पता होता कि आखिर हॉस्टेज किसे कहा जाता है, कि उसे बताते हैं कि हॉस्टेज का मतलब वो खाना होता है जो कभी खराब नहीं होता। इस उनके ब्लेड को लगा कि शायद ये टेररिस्ट इन लड़कियों को खाना चाहते हैं और अब देखिए इस ब्लेड को सिचुएशन समझ में आती है, जो देखकर के उसे शाबाशी देती है। देख लो इससे अब समझ में आया कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर एमएस ब्लेड पर काफी गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि ब्लेड उन्हें बचाने में काफी समय जो लगा रहा है। वो तीनों ब्लेड को अब सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर इतना आसान थोड़ी ब्लेड को हराना। और तब ब्लेड रिवील करता है कि उसने तो तीनों को शुरुआत में ही पहचान लिया था, जो जान के वो हैरान होने के साथ साथ काफी गुस्सा भी होते हैं क्योंकि जिसके सामने वो एक्टिंग कर रहे थे वो तो उनसे ही बड़ा एक्टर निकला। ब्लेड अब उनसे पूछता है कि भला तुम लोगों ने इन लड़कियों को हॉस्टेज क्यों बनाया है। अब यहाँ पर ये सुनकर उनको ही समझ में आता है कि ब्लेड को उनकी सच्चाई तो पता है पर उनके प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं, यानी ये टेररिस्ट वाला प्लान अभी भी काम कर सकता है। इसलिए उनमें से एक ब्लेड से कहता है कि अब वो इन लड़कियों को खा ही जाएगा, लेकिन इस बीच उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी तो उसे लड़कियों से मार भी खानी पड़ती है। इसके बाद उन तीनों में से एक ब्लेड को मानने के लिए कहता है कि तुम हार चुके हो, तो ब्लेड उनसे कहता है कि भला मुझे अब क्यों हार मानना है। लूना आगे बढ़ के उससे कहता है कि जब लूना ने अपने आप को हॉस्टेज बना लिया था तब तो तुमने बड़ी आसानी से हार मान ली थी ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है। इस पर ब्लेड उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी चीप ट्रिक्स दोबारा मुझ पर काम नहीं करने वाली। लेकिन लूना फिर से ब्लेड को डराने के लिए एम्बर से गले पर अपनी तलवार रख देता है और सीन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए एक क्रीपी स्माइल भी देता है और सब मिलकर फिर से ब्लेड को हार मारने के लिए कहते हैं। पर ब्लेड तो बस अपनी एक ही हल्के से हवा के झोंके से लूनार की तलवार को टुकड़े में बदलने के साथ साथ तीनों के कपड़े भी फाड़ देता है, जो देखिए एम्बर से अब रहा नहीं जाता और वो सभी के साथ मिलकर ब्लेड के ऊपर एक कम्बाइन अटैक करती है। लेकिन यार हर बार की तरह इस बार ब्लेड उन्हें बस कुछ सेकंड्स में हरा देता है। क्या लगता है कभी जीत पाएंगे लोग ब्लेड से। अब इसके बाद सुपर ऑर्गेनाइजेशन में एक बार फिर से इनकी पंचायत बैठती है, जहाँ लूनार्ड और एम्बर हमेशा की तरह ब्लेड को हराने के लिए सभी को मोटिवेट करते हैं। भाषण देते हुए लूनार्ड सभी को एकजुट में होकर काम करने के लिए कहता है, पर एम्बर तो इधर ब्लेड के साथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन ब्लेड और एम्बर अकेडमी में घूमते हुए देखते हैं कि यहाँ पर किसके बर्थडे मनाया जा रहा है और हमेशा की तरह अपने ब्लेड को तो पता ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है। एम्बर उसे सब कुछ बताने लगी, जो सुनने के बाद ब्लेड बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले सीन में सभी लड़के बैठ के ब्लेड के बारे में बातें करने लगी कि ब्लेड को तो बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने आज तक अपना बर्थडे कहीं मनाया ही नहीं होगा। और अब जब ब्लेड को पता ही नहीं कि उसका बर्थडे कब आता है तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो ब्लेड को एक बर्थडे सरप्राइज देंगे। पर अब सरप्राइज में ब्लेड को क्या देना है उन्हें समझ ही नहीं आता। इतने में किंग वहाँ आकर उनसे कहता है कि हम लोग उसे करी गिफ्ट के तौर पर दें। अगर उसकी फेवरेट करी हम उसे गिफ्ट के तौर पर देंगे तो वो पक्का काफी खुश हो जाएगा। जिसके बाद तो किंग कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। वो सभी से कहता है कि अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अब तक सबसे बेस्ट किचन में लेके जाने वाला हूँ। यहाँ ब्लेड भी उन लोगों के साथ ही था, लेकिन उसे कई वाले प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद ये सभी काफी बड़े जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ किंग उनसे कहता है कि अब तुम लोग का यहाँ पर एक टास्क होने वाला है। जब तक तुम लोग इस टास्क को कंप्लीट नहीं करते तुम लोग जंगल के बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर इस साल में सभी का टास्क ये होता है कि इन लोगों को कुछ दिनों के अंदर ही 11.3 मिलियन कैलोरीज खाना होगा, जहाँ सबको जानवरों और प्लांट्स को भी मारना होगा। कि और बाकी लोग इसे काफी खुश देखते हैं, लेकिन वह ब्लेड को तो सब काफी बोरिंग लगने लगा। अब इधर बाकी लड़के तो काफी जोश में थे क्योंकि उन्हें ही सब ब्लेड के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए करना है। जिसके बाद सभी जंगल में जाकर अपने अपने शिकार के लिए जानवर को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ देर तक घूमने के बाद ही उनका सामना काफी बड़े मॉन्स्टर से होता है। सभी इस मॉन्स्टर का ध्यान बस इधर उधर भटकाने में लगे थे कि तभी मारिया जल्दी से माओ में कन्वर्ट होकर एक झटके में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार गिराती है। ब्लेड को तो यहाँ कुछ काम भी करने को नहीं मिलता। शाम होने पर सारे मिलकर मॉन्स्टर को पकाने के लिए एक सेटअप बनाते हैं। सभी ने बिल्कुल ही आदिवासियों जैसे रहना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इन लोगों ने तो यहाँ पर एक लिस्ट बना ली कि आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। इसके बाद अब सीधा कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने अपने टारगेट का 40% तक टास्क कंप्लीट कर लिया है। जो देखकर किंग उनकी तारीफ करता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों के लिए एक और काम बाकी है। वो उन सभी को काफी सारे पेपर्स देता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना है, क्योंकि इन्हीं चीजों को मिलाकर ब्लेड के लिए वो स्पेशल सरप्राइज बनेगा। जिसके बाद सभी लिस्ट में लिखे सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। पहले ये लोग एक गुफा के अंदर पहुंचे, जहाँ ऑलरेडी एक मॉन्स्टर मौजूद था। एम्ब्रेस उस पर लगातार काफी अटैक्स करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एम्ब्रेस अब उसे जलाकर खत्म करने का सोचती है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इससे मॉन्स्टर का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। इधर ब्लेड बेचारा बैठा उनसे कहता है कि छोड़ो ना, इस मॉन्स्टर का हमें क्या करना। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है करी बनाने के लिए। अगले दिन सभी एक कॉर्न मॉन्स्टर से मिलते हैं। ब्लेड तो पहले इसे अपने स्वॉर्ड से काटने का सोचता है। तब माँ उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसका टेस्ट खराब हो सकता है। जिस वजह से बेचारे ब्लेड को इस कॉर्न मॉन्स्टर को हराने के लिए इसके साथ एक बॉक्सिंग मैच करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मैच शुरू होने की बेल बजती है और ब्लेड को अपना पहला पंच खाने को मिलता है। जिसके बाद दोनों के बीच घमासान बॉक्सिंग मैच शुरू हो गया और जैसे तैसे करके ब्लेड फाइनली इतने खतरनाक मैच के बाद उसे हरा ही देता है। इधर दूसरी तरफ बाकी सभी भी जैसे तैसे करके बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट कर ही लेते हैं और अब उन्हें कैरेट्स यानी गाजर कलेक्ट करने हैं। ब्लेड तो जाकर उसे उखाड़ने ही लगा, लेकिन एम्ब्रेस इसे रोकती है क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ है। पर ब्लेड तो भाई किसी की बात कुछ सुने तो ना। ब्लेड जैसे अब उस गाजर को उखाड़ता है तो उसमें से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि बिल्कुल ही कान को वाट लगा देने वाली आवाज थी। तभी लूना आकर उनसे कहती है गाजर का जो कर्ज है ये क्यों पर ही लगेगा, पर मैं तो एक रोबोट हूँ ना। जिसके बाद
बाद वो जल्दी से उस कैरेट को उखाड़ देती है, लेकिन यार इसके बावजूद भी अभी भी उसमें से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। इससे लूना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी सभी को तो आवाज लगातार कान में चुभती ही रहती है। कुछ देर बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मिलकर सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। किंग उनकी तारीफ करते हुए बताता है कि आने वाले कुछ सालों में ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और ये सब्जियां एक बहुत ही रेयर और जंगली सब्जियां हैं। किंग उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को सबसे मेन इंग्रेडिएंट को लाना है। जो सुनकर तो वो भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट आता है। किंग तो ये देख के काफी खुश होता है, क्योंकि इस बीस्ट का मीट काफी टेस्टी होने वाला है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। ठीक उसी वक्त उस बीस्ट मॉन्स्टर के पीछे एक और भी बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जो कि बस एक पंच में ही उस छोटे वाले को मार डालता है। ब्लेड को तो अभी कुछ समझ नहीं आता, पर बाकी लोग कुछ ज्यादा जोश में होते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक्स करने शुरू करते हैं। लेकिन ये बीस्ट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सभी लोग एक एक करके उस पर अटैक्स करने शुरू कर चुके थे, पर ब्लेड तो अभी भी उस बीस्ट पर अटैक नहीं करता। बीस्ट मॉन्स्टर अब उन पर कुछ ज्यादा भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी लुनार्ड वहाँ आकर अपने शील्ड से उस बीस्ट के इतने पावरफुल अटैक को भी रोक देता है। एमरेस से देखकर ब्लेड को अटैक करने के लिए कहती है, पर वो तो अभी भी अपनी 30% से ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्लेड माउस से कहता है कि उन्हें तो मेरी एनर्जी ले लो, हम दोनों अपनी पावर्स मिलाकर इसको आसानी से हरा सकते हैं। इधर लूना भी अपनी काफी पावरफुल अटैक को उस बीस्ट के ऊपर करती है, जहाँ पर बाकी सारे हीरोज भी लगातार अभी भी उस पर अटैक कर रहे थे। और फाइनली ब्लेड और माओ अपने कॉम्बिनेशन अटैक को करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद दोनों अपने एक ही कॉम्बिनेशन अटैक से बीस्ट के बीच में दो टुकड़े कर देते हैं। आखिरकार उन्हें उनका अब लास्ट इंग्रेडिएंट भी मिल चुका है, लेकिन बीस्ट को हराते ही ब्लेड नीचे गिर गया। माओ के पूछने पर ब्लेड कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है। अगले सीन में ब्लेड डॉक्टर के पास बैठा होता है, जहाँ वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब तुम अपनी पावर्स को 18% और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब कि अब तुम अपने 100% पावर्स के काफी नजदीक हो। इधर ब्लेड जब डॉक्टर से मिलकर कैंटीन की तरफ जाता है, तो यहाँ तो सभी लोगों ने मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ था। एमरेस आकर उससे कहती है कि जिन लोगों को अपना बर्थडे याद नहीं होता, उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे सरप्राइज होता है। इसके बाद सभी लड़कियां ब्लेड को उसका स्पेशल गिफ्ट दिखाती है, जो कि एक स्पेशल करी। ये देखकर अपने ब्लेड को तो यकीन ही नहीं होता। वो सोच लगा कि क्या सच में इन लोगों ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। तभी किंग आकर ब्लेड को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसे करी टेस्ट करने के लिए कहता है। अब जैसे ही ब्लेड सभी कहने पर करी खाता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। वो अपने आप को काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी किंग आकर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अगर तुम रोना चाहो तो रो सकते हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना कि लड़के रो नहीं सकते। ये सुनने के बाद तो ब्लेड की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। वो काफी खुश था कि फाइनली अब उससे ऐसे दोस्त मिल चुके हैं जो कि उसकी इतनी परवाह करते हैं। और इसी तरह बेचारा करी खाते हुए अपने आंसू पानी की तरह बहाता है। अगले दिन ब्लेड अपने दोस्तों को कुछ नई फाइटिंग टेक्निक सिखाता है। कितने में वहाँ सोफी आ जाती है। वो दोनों लड़के सोफी को भी ब्लेड की ये टेक्निक सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी वक्त अचानक से सोफी अपनी तलवार निकालकर ड्रैगन स्लैश अटैक इस्तेमाल करती है, जो काफी खतरनाक अटैक है। सभी को ऐसा लगता है कि सोफी ब्लेड पर अटैक कर रही है, लेकिन याद वो सोफी अपने जैसे दिखने वाले एक डुप्लीकेट पर अटैक करती है। वो ब्लेड से कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। इधर तुम सभी की तरह सारे लोग भी ये देखकर हैरान थे कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, और ये अब एक और सोफी कहाँ से आ गई। इधर वो नकली सोफी अपने ड्रैगन स्लैश अटैक को इस्तेमाल करके सभी के सामने गायब भी हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसी नकली सोफी को दिखाया गया, जो कि किसी घर के अंदर जाती है, और यहाँ इस घर के अंदर तो ऐसे ही और 4 सोफी है। इस सभी के वेपन्स और बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तभी उनमें से एक सोफी आकर दूसरी वाली से पूछती है तो तुम्हारा मिशन कैसा गया। तब उन लोगों को पता चलता है कि सोफी ने तो वहां जाकर उनके प्लान को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ये ब्लेड को मार भी नहीं पाई, ऊपर से अब सभी लोगों ने इसको और देख भी लिया। अगले दिन ब्लेड और उसके साथियों के पास एक और अलग सोफी आती है, जिसके वेपन कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं। वो आते ही ब्लेड को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, जो सुनकर ब्लेड भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थोड़ी बकवास करने के बाद सोफी ब्लेड पर अटैक करती है, जिससे ब्लेड को लगा कि शायद अब उसे इस फाइट में काफी मजा आने वाला है। दोनों के बीच ही बैटल शुरू होती है, जहाँ दोनों ही पहले तो एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देने लगे, लेकिन कुछ देर में ही इस डुप्लीकेट सोफी को रियलाइज हो गया कि वो तो ब्लेड को कभी मार ही नहीं सकती। और यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ अजीब हरकतें देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। सोफी को गुस्से में देखकर डुप्लीकेट सोफी वहाँ से भाग जाती है। तब एमरेस बताती है कि 4th सोफी थी। इससे पहले उनसे लड़ने के लिए 3 और सोफी आ चुकी है, जिनका बिहेवियर और वेपन्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। पर यहाँ सोफी को इस बारे में सारी बातें पता होती है, लेकिन वो फिर भी किसी को नहीं बताती। और अब तुम्हारे कानों में न सिर्फ सोफी नाम ही गूंजेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोफी का जिक्र होने वाला है। अगले सीन में सही बैठकर लंच करने लगे, जहाँ वो बात करते हैं कि कैसे सभी नकली सोफी ब्लेड के जान के पीछे पड़ी हुई है। एक लड़की कहती है कि भला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भी तो ब्लेड को हराना ही चाहते हैं, तो डुप्लीकेट सोफी भी तो यही कर रही है। दूसरी तरफ उन सारे डुप्लीकेट सोफी का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उस सबसे छोटी सोफी की बारी है ब्लेड को हराने की। ये सभी लोग आपस में प्लान बना रहे थे कि ब्लेड को कैसे मारेंगे, और तब हमें इनके बॉस को दिखाया जाता है। जी हाँ, इनका एक बॉस भी है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों का भी साबित करना होगा कि कैसे एक आर्टिफिशियल हीरो ग्रेट हीरो को हरा सकता है, तुम्हें किसी भी हालत में उसे मारना ही होगा। इधर सोफी ब्लेड के कमरे में उसको चेक करने के लिए आती है। जैसे ही अब आकर वो ब्लैंकेट ऊपर करती है, तो वहाँ पर उसे लूना दिखती है। लूना उसे देखते ही अपना अटैक तैयार करने लगी, क्योंकि यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि सोफी असली वाली है या नकली वाली। लेकिन सोफी को थोड़ा समझाने पर वो समझ जाती है। लूना उससे कहती है कि तुम सारे सोफी का अपीयरेंस इतना सेम है कि असली और नकली में फर्क बताना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। सोफी कहती है मैं बस यहाँ पर देखने आती कि ब्लेड ठीक है या नहीं। इसके बाद वो चुपचाप बाहर निकल आई, जहाँ वो देखती है कि उसके सामने एक डुप्लीकेट सोफी खड़ी है। सोफी उसे कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों को कमांड्स कौन दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम ब्लेड को ऐसे मार नहीं सकते। इस पर सोफी उससे कहती है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं, हमारे पास तुम्हारे जैसी लंबी लाइफ नहीं है, इसलिए हमें उसे मारना ही होगा। असल में सारे डुप्लीकेट सोफी रियल सोफी जैसी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के किसी दूसरे मिशन वाले सोफी है। लेकिन इधर जो रियल सोफी है वो एक अलग प्रोजेक्ट की सोफी है, तो इसलिए रियल वाली सोफी की लाइफ डुप्लीकेट सोफी से ज्यादा लंबी है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, जहाँ डुप्लीकेट सोफी रियल वाली के सामने कमजोर पड़ रही थी। सोफी को उसे हरा देने के बाद उसके पास मौका होता है उसे मारने का, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती, क्योंकि आखिर में तो दोनों एक ही है। डुप्लीकेट सोफी जाते हुए रियल सोफी से
कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे उस जगह पर जहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं आ पाती। अगले सीन में वो सभी डुप्लीकेट सोफी उसी वर्चुअल रियलिटी गेम वाले वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर भी वो ब्लेड को हराना ही चाहते हैं। अगले सोफी रियल वाली को उनका साथ न देने के लिए टॉन्ट मारती है, जो देख सोफी से रहा नहीं जाता और बस उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। एम्ब्रेस ब्लेड से पूछते हैं कि तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। इतने में अचानक से एक डुप्लीकेट सोफी आकर ब्लेड के ऊपर गुस्सा मार के उसे जमीन के अंदर घुसा देती है। वो ब्लेड के ऊपर लगातार इसी तरह से घुसों की बरसात करने लगी और बेचारे ब्लेड को तो यहाँ पर कोई बचाने भी नहीं आता। इसके बाद अब ये सभी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आते हैं और ब्लेड से कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये यहाँ पे हुआ ये है कि उस डुप्लीकेट सोफी को लगने लगा है कि उसने ब्लेड को तो मार दिया है और यही इन लोगों का प्लान था। लेकिन दिक्कत तो ये है कि डुप्लीकेट सोफी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि ब्लेड अभी जिंदा है, पर शायद अब देर हो चुकी थी। डुप्लीकेट सोफी को पता लग गया था कि ब्लेड अभी जिंदा है। वो गुस्से में अब ब्लेड की तरफ उसे मारने के लिए आने लगी। ब्लेड उसे बचते हुए भागता है, जहाँ लूना उसे बताते हैं कि सोफी के अटैक के कारण स्कूल पर 30% से ज्यादा डैमेज हुआ है, जिस कारण से काफी लोग जख्मी भी हो चुके हैं। कुछ देर तक वो लोग इसी तरह भागी रहते हैं, लेकिन तभी डुप्लीकेट सोफी उनके सामने आ जाती है। इधर एम्ब्रेस भी सारे स्टूडेंट्स के साथ डुप्लीकेट सोफी से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। दो और सोफी ब्लेड के पास पहुंचती है और उससे कहते हैं कि आज से तुम गए। तभी छोटी सोफी आकर एम्ब्रेस के ऊपर अटैक करने लगी, लेकिन इतने में ब्लेड आकर उस पर एक फायर अटैक करता है, जो देखी तो एम्ब्रेस भी हैरान थी और कहती है क्या सच में तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। दरअसल ब्लेड ने अभी तक किसी को भी अपनी मैजिकल पावर ज्यादा नहीं दिखाई है और तुम लोगों ने भी चीज नोटिस की होगी कि ब्लेड ने हमेशा बस अपनी तलवार से लड़ाई की है, इसलिए एम्ब्रेस उसकी मैजिकल पावर देख के हैरान होती है। इधर वो बाकी सोफी भी अब काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो सब एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करने लगे, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल टाइप का एक बॉल क्रिएट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। ब्लेड और बाकी सभी किसी तरह आसपास की चीजों को पकड़ कर खुद को संभालते हैं, क्योंकि इस ब्लैक होल जैसी चीज की पावर उन्हें भी अपने अंदर खींच सकती है। इसकी पावर्स धीरे धीरे कुछ ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिससे मारिया और उसके साथ वाली लड़की का हाथ छूट जाता है और दोनों उसके अंदर खींचे जाने लगे। ब्लेड अब जल्दी से वहाँ आकर दोनों लड़कियों को बचा लेता है। साथ ही अब रियल सोफी भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो आते ही अपनी पावर से उस ब्लैक होल को किसी तरह सक करने की कोशिश करती है, जिससे धीरे धीरे अब ब्लैक होल की एनर्जी खत्म होने लगी। डुप्लीकेट सोफी की पावर्स अब इससे खत्म होती है, लेकिन इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से सोफी की हालत भी काफी खराब हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश होने लगी कि तभी ब्लेड जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है। इधर उन डुप्लीकेट्स में से दो सोफी भी बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी भी इनका गुस्सा खत्म होने वाला तो था नहीं। अब अगले सीन में सोफी की जब आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर ब्लेड भी था। वो सोफी को एक एप्पल देता है। वैसे यहाँ पर कोई चाकू तो था नहीं, तो ब्लेड ने एप्पल को काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया है। सोफी ब्लेड को बताती है कि वो सारी डुप्लीकेट सोफी बिल्कुल मेरे जैसी है। असल में आर्टिफिशियल ग्लेडिएटर प्रोजेक्ट के दौरान सोफी के जैसे और भी कई सारे प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त सारे के सारे प्रोटोटाइप्स फेल हो चुके थे, जिसके बाद उनमें सिर्फ सोफी ही बची, जिसे किंग ने आजाद कराया था। और सोफी के अलावा भी काफी सारे प्रोटोटाइप्स थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया। वैसे स्टार्टिंग में तो इस रियल सोफी का टारगेट भी ब्लेड ही था, पर यार किस तरह ब्लेड ने उसके अंदर का जो क्लिंगर वाला कमांड था उसे खत्म कर दिया था। सोफी कहती है कि हम भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो डुप्लीकेट सोफी तुम्हारे पीछे ही लगी रहेंगी। मैं एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप थी, तो मेरे अंदर के सिस्टम के साथ चेंजेस करना आसान था, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोफी ये बताते हुए रोने लग गई, तो ब्लेड उसे गले लगा लेता है। अगले दिन किंग सभी को बताता है कि सोफी ने एक लेटर देकर इस अकेडमी को छोड़ दिया है। एम्ब्रेस गुस्सा करती है कि आप तो उसे रोक सकते थे, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर किंग बताता है कि इस अकेडमी के अंदर हर एक स्टूडेंट का उसे खुद पर हक होता है कि वो इस अकेडमी में एडमिशन ले, और वो स्टूडेंट खुद की मर्जी से भी जब चाहे इस अकेडमी को छोड़ सकता है। सारे फैसले स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एम्ब्रेस को और भी ज्यादा गुस्सा करने पर किंग उसे कहता है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के घर को एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। ब्लेड एम्ब्रेस को शांत कराता है और बताता है कि अभी किंग भी इस बात से काफी दुखी है। किंग उसे पूछता है चलो मान लेते हैं कि अगर तुम लोग उसे ढूंढना भी चाहते हो, तो भला तुम लोग उसका पता कैसे लगाओगे कि वो इस वक्त है कहाँ। लेकिन ब्लेड को इधर यकीन था कि वो पक्का डुप्लीकेट सोफी के पास ही गई होगी। ब्लेड वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, इस पर किंग ने उसे बताया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सोफी वहाँ क्यों गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम में से किसी के भी हाथ गंदे हो, क्योंकि उन पांचों को रोकने का बस एक ही तरीका है कि उनको खत्म कर दिया जाए। इसलिए तुम लोग अब जो भी करना सोच समझे करना। रात होने पर ब्लेड अकेली सोफी को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने क्यू और लूना आ गई और वो भी ब्लेड के साथ जाना चाहती है। अब वो तीनों वहाँ से जाने ही लगेंगे, तभी मारिया उनके साथ आ जाती है। जैसे ये लोग गेट के पास पहुंचे तो देखते हैं कि यार यहाँ तो पहले से ही एम्ब्रेस और उसके सभी बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे हैं, और अब वो सब साथ मिलकर सोफी को वापस लाने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ की तरफ रियल सोफी को दिखाया गया, जो कि इन पांचों सोफी के अड्डे पर पहुंचती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इतने में सोफी को ढूंढते हुए एम्ब्रेस भी वहाँ पहुंच गई। सोफी उसे देखते ही भागने की कोशिश करती है। एम्ब्रेस कहने लगे कि एक बार बात तो कर लो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुमने अकेडमी को इसलिए छोड़ा। पर सोफी उसे देख के कहती है कि तुम लोग तभी कुछ जानते ही नहीं। इसके बाद अब सभी लोग सोफी से मिलने आ जाते हैं, जहाँ सोफी उन्हें बताती है कि असल में वो तो एक प्रोटोटाइप है जिसे ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, और उसका मेन काम है कि उसे ग्रेट हीरो को मारना है। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि सोफी की ये वाली बात ब्लेड के अलावा और किसी को पता नहीं थी, तो इसलिए अब वो यहाँ पर सभी को ये बता रही है। सोफी उन्हें इस बारे में और बातें बताती है, जिससे वो लोग भी उसकी बातें समझने लगे। उन्हें ये समझ में आता है जब सोफी का जन्म हुआ तो उसके साथ काफी बहुत बुरी चीजें हुई थी। अब यार यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि बाकी लोग अब कंफ्यूजन में आ चुके थे कि अगर सोफी को ग्रेट हीरो को मारने के लिए बनाया गया है, तो ये सोफी भला ब्लेड को मारने के पीछे क्यों पड़ी है। असल में तो इन लोग को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ब्लेड ही ग्रेट हीरो है। तब लुनार्ड कहता है कि मैं सब समझ गया, ये डुप्लीकेट सोफी ब्लेड को नहीं हरा पा रही, तो ग्रेट हीरो से पहले हमारे सुपर ऑर्गेनाइजेशन को हराना चाहती है। लुनार्ड के बाद सभी मान भी जाते हैं, जैसे ब्लेड को थोड़ी राहत मिली कि चलो अच्छा है कि अभी तक इनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। तब ब्लेड कहता है कि वो सोफी की बहनों को यानी डुप्लीकेट सोफी को नहीं मारेगा। भले किंग ने उसे ये बोला था कि लोग मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर ही रहेगा। ब्लेड एलिजा से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है, इस पर वो उससे कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ इन सभी सोफी को दिखाया गया, जहाँ पर इनका बॉस इनके साथ होता है, जो कि उन लोगों को ग्रेट हीरो को मारने के लिए अपना प्लान समझा रहा था। तभी वहाँ पर एक सोफी
सोफी लेटर लेकर आती है और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि ब्लेड ने भेजा है, जिसमें उन सभी के लिए ब्लेड की तरफ से एक ओपन चैलेंज होता है। इधर बैटलफील्ड में हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आकर पहले से ही फाइट के लिए तैयार खड़ा था। ठीक तभी वहाँ पर ब्लेड से फाइट करने के लिए बाकी सोफी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी का प्लान इनको मारना नहीं है, बल्कि ये लोग इनके अंदर के प्रोग्राम को चेंज करके इनको अपने साथ करना चाहते हैं। यहीं दूसरी तरफ किंग और एलिजा को दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजा माइक से कहती है कि तुम जो भी करना सोच समझ करना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इनकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने की। यहाँ सारे सोफी मिलकर ब्लेड के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है, लेकिन प्लान के मुताबिक यहाँ ब्लेड अपने आप को डिफेंड करने के अलावा उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता और इससे यार अब धीरे धीरे ब्लेड की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये पांचों सोफी एक साथ मिलकर ब्लेड के ऊपर लगातार ही अटैक्स कर रहे थे। अचानक उनमें से एक सामने आकर ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके ब्लेड को जमीन के अंदर ले जाकर पटक देती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस सोफी को बेहोश कर देता है। इन सारी सोफी के पास अपने अपने कुछ न कुछ स्पेशल अटैक्स होते हैं, तब ब्लेड के सामने सेकंड वाली सोफी आकर अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर एक साथ अटैक करती है, लेकिन ब्लेड अभी इतना भी कमजोर नहीं पड़ा था। वो इस बार भी किसी तरह इसे बेहोश कर देता है और इसके सारे क्लोन्स को भी खत्म कर देता है। और अब थर्ड सोफी आती है जो देख के लियोनार्ड ब्लेड की तरफ जल्दी से एक एंटीडोट फेंकता है, जिसे ब्लेड लेकर अपनी तलवार पर लगा लेता है। इससे वो अब एक काफी पावरफुल शील्ड क्रिएट कर पाता है, जिसके कारण उस सोफी के अटैक करने पर भी ब्लेड की तरह बच ही गया। और अभी थर्ड सोफी भी बेहोश हो चुकी थी, जो देख के अब सबसे छोटी वाली सोफी उस पर अटैक करती है, और इस बार तो ब्लेड की तलवार भी टूट चुकी थी। वो एमरेस से अपने लिए एक एंटीडोट मांगने लगा। एमरेस कहती है तुम्हारे पास अब तुम्हारी तलवार भी नहीं, तो तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर भी ब्लेड के इतना कहने पर एमरेस जल्दी से अपनी एंटीडोट उसकी तरफ फेंकती है। अब इससे पहले जाकर वो एंटीडोट को पकड़ पाता, अचानक से वो छोटी वाली सोफी आकर उस पर अटैक करती है, जिससे वो एंटीडोट दूर जाकर गिरता है। वो सोफी पूरी कोशिश करने लगी कि कैसे भी करके ब्लेड उस एंटीडोट को ना ले पाए। इतने में रियल सोफी भी आकर ब्लेड को बचा लेती है और उससे कहती है कि अब समय आ चुका है, तो मेरी पावर्स ले लो। ब्लेड के पास भी अब कोई रास्ता होता नहीं, तो अब सोफी की पावर्स लेने लग जाता है। ब्लेड इससे काफी खतरनाक अटैक भी तैयार करता है। ये अटैक सीधा जाकर उस छोटी सोफी पर लगा, जिससे वो भी अब फाइनली बेहोश हो जाती है। और ये अब लास्ट में वो फिफ्थ सोफी सामने आती है, जो कि इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लेड की तरफ काफी खतरनाक अटैक करने लगी, जो देख के ब्लेड भी अपना फायरबॉल अटैक तैयार करता है। इसी बीच उसे याद आता है कि उसने तो इस अटैक का कोई नाम ही नहीं रखा, और तभी वो इस अटैक का नाम एमएस मॉन्स्टर बीम रख देता है। दोनों के ये अटैक्स आपस में टकराने से काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होने लग गया। तब उस सोफी को दिखाया गया जो कि बिल्कुल ही चुपचाप खड़ी हुई है। ब्लेड उससे पूछता है क्या हुआ, अब नहीं मारोगी मुझे। उनके ऐसे लड़ते लड़ते थोड़ी देर बाद अब शाम भी हो जाती है और सोफी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि हम लोग का टाइम अब खत्म हो चुका है। अचानक वो सोफी बिना कुछ किए ही बेहोश होने लगी। ब्लेड के पूछने पर सोफी उससे कहती है कि हम लोग सिर्फ 14 दिनों के लिए जिंदा थे और सनसेट के साथ साथ हमारा समय भी अब खत्म हो चुका है। ब्लेड ये देखकर एलिजा से कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रही हो, जल्दी कुछ करो। लेकिन यार अब वो भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इनके प्रोग्राम्स को डिकोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उनके पास अब टाइम भी नहीं बचा। ब्लेड कहता है कि तुम इनके बॉस के पास क्यों नहीं जाते, क्या पता शायद वो इन्हें बचा सकता हो। इस पर एलिजा उसे बताते हैं कि इन लोगों का बॉस तभी मर गया था जब ये लोग पैदा हुए थे और इन लोगों को अब तक कोई ऑर्डर्स नहीं दे रहा था। ये बस इनको ऐसा लग रहा था कि कोई ऑर्डर्स दे रहा है, क्योंकि सब कुछ इनकी मेमोरीज में सेव था। और इधर दिखाया जाता है जिसे सारे सोफी अपना बॉस मान रहे थे, वो तो एक मरे हुए इंसान का एक स्केलेटन है। ब्लेड ये सब देख के अपने आप को काफी कोसने लगता है कि तभी सोफी उसके पास अगर कहती है कि हमारे पास अभी एक रास्ता बचा है। वो पांचों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों ने अभी तक अपने आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो पावर्स को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, तो अब करो, अब बारी आ चुकी है इसे इस्तेमाल करने की, क्योंकि वही बस एक तरीका है तुम्हें बचाने का। सोफी ब्लेड को भी इन पांचों के साथ अपनी पावर्स यूज करने के लिए कहती है और वो खुद भी अपनी पावर्स इनके साथ इस्तेमाल करेगी। इससे होगा ये कि पांचों सोफी की सोल रियल वाले सोफी के अंदर आ जाएगी और ये 6 मिलकर एक सोफी बन जाएंगे, जिसके बाद ही वो लोग अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अब कुछ देर बाद ब्लेड को हॉस्पिटल में दिखाया गया जहाँ वो बेहोश पड़ा हुआ था, तभी उसे देखने सोफी भी आ जाती है, लेकिन इस बार उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर अब वो पांचों सोफी आ चुके थे। वो ब्लेड से आके अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती है। अचानक तभी उसका नेचर चेंज हो जाता है और अब रियल सोफी आकर ब्लेड से बात करने लगी। असल में यार अब इस एक ही बॉडी में वो 6 सोफी एक साथ आ चुके हैं, जो कि बारी बारी इस बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए वो 6 की 6 सोफी कभी भी स्विच करके किसी से भी बात कर सकते हैं। अगले दिन दिखाया गया कि सभी लोग मिलकर एक मॉन्स्टर को मारने में लगे हुए थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इस वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो मॉन्स्टर सभी को काफी बुरी तरह से मारने लगा। सभी की हालत इससे काफी बुरी हो जाती है और किंग इधर हमेशा की तरह बैठ के इनकी फाइट को मजे से देख रहा था, लेकिन इतने में अपना ग्रेट हीरो ब्लेड वहां कर उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही मैच में हरा देता है। और यार इसे हैप्पी एंडिंग के साथ एनीमे यहीं पर एंड होता है। ये खोलसम एनीमे है जिसके अंदर थोड़ा सा एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ एक साथ है। तुम लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें ऐसे एनिमेज देखने को मिलेंगे जो तुम्हें कहीं देखने को ना मिले।